হয়েছে হয়েছে। ঠিক আছে। আচ্ছা রয়েছে। স্ক্রিন নাচছে কেন? স্ক্রিন ডিস্টার্ব করছে তোদেরকে? কিছু দেখাচ্ছে এরকম? তুমি তো তোমার মুখটাই দেখাচ্ছ, হবে কি করে? বললাম তো না না স্ক্রিনটা শেয়ার করো, তবে তো না দেখতে না পাবো। ঠিক আছে, আমার মুখটার জন্য না। আচ্ছা ঠিক আছে, कुछ तो प्रॉब्लम। अच्छा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर। तो बेसिकली आज इक्विटी डेरिवेटिव का सेकंड लेक्चर होगा। बेसिकली लास्ट वीक, मतलब लास्ट वीक नहीं, येस्टरडे वाला क्लास में हम लोग जस्ट इक्विटी डेरिवेटिव कैसे पढ़ना चाहिए या फिर इक्विटी डेरिवेटिव का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसी सब मैटर में ज़्यादा समय निकल गया था, तो ज़्यादा डिस्कशन नहीं हो पाया। ठीक है, तो आज आप लोगों को मैं डिटेल्स में बताऊंगा इक्विटी डेरिवेटिव के बारे में। ऐसे मैंने स्टार्ट किया था, दैट इज फ्यूचर एंड ऑप्शंस, जो इक्विटी डेरिवेटिव का जान है ना। इक्विटी डेरिवेटिव का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली मैं आपको लास्ट दिन भी बोला था कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब डिराइव समथिंग न्यू। ओके, जैसे मैथमेटिक्स में भी होता है, मैं वो भी बोल रहा था कल के क्लास में। जैसे मैथमेटिक्स में dy/dx। हाँ एग्जैक्टली, वो मैथ्स में डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली एक न्यू वैल्यू निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डेरिवेटिव इज ऑल्सो सेम लाइक दैट, बट मैथमेटिकली नहीं करना है। यहाँ पर हम लोगों को इसको स्टॉक मार्केट एनालिसिस के थ्रू से, ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्सेप्ट के थ्रू से कोई न्यू वैल्यू डिराइव करना है। लेकिन जो भी वैल्यू मैं डिराइव करूंगा उसके एक बेस होना चाहिए। ठीक है, अंडरलाइंग वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, तो अंडरलाइंग वैल्यू के बेसिस में समथिंग न्यू जनरेट होगा। ठीक है, मतलब सिंपल बात है, अगर आपके पास पैसा हो तो आप उससे बिजनेस बना सकते हो। ये सुनो, मतलब एक सिंपल बात कर रहा हूँ, अगर आपके पास कैपिटल है, ठीक है, पैसा इन द सेंस कैपिटल, तो इफ यू हैव कैपिटल, अगर उस कैपिटल को अगर आप प्रॉपरली यूज कर पाओ तो फिर आप एक बिजनेस बना सकते हो। ये सब लो, तो आपके बिजनेस का अंडरलाइंग एसेट्स क्या हो गया? आपका कैपिटल, इन सिंपल। ठीक है, मतलब आज आपके पास से फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीज है, या 5 लाख रुपीज है, या 1 लाख रुपीज है, जिसका जैसा 10,000 रुपीज भी हो सकता है आपके पास। नाउ पॉइंट इज दैट आपके पास जो अंडरलाइंग है, उस अंडरलाइंग का फ्यूचर क्या है? ठीक है, तो एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट में या फ्यूचर मार्केट में हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को दूसरे के बिजनेस के अंदर से देखेंगे। ठीक है, कि फ्यूचर में कोई बिजनेस चल रहा है, आज के डेट में जो हालत में है, फ्यूचर में उसका क्या सिचुएशन हो सकता है, इसके बेसिस में स्टॉक को एनालाइज करना। ठीक है, मतलब आज जैसे मैं आपको कल का एग्जांपल दे रहा था कि आज अगर आप टीसीएस को देख रहे हो, ठीक है, अगर आज टीसीएस 3,000 में चल रहा है तो कल टीसीएस मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ठीक है, तो टीसीएस का बिजनेस फ्यूचर में कहाँ जाएगा? ठीक है, अपकमिंग 1 मंथ में कहाँ जाएगा, अपकमिंग 2 मंथ्स में कहाँ जाएगा, अपकमिंग 3 मंथ्स में कहाँ जाएगा, तो इसके बेसिस में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, स्ट्रेटेजी होता है, मैं आगे आगे सब समझाऊंगा। तो ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस जैसे कंपनी के लिए एनालिसिस का मैटर है। ठीक है, तो फ्यूचर ऑप्शंस को समझने के लिए हम लोग फॉरवर्ड को सबसे पहले समझेंगे, बिकॉज फॉरवर्ड इज द बेस ऑफ फ्यूचर। क्या मैं अगर ऐसा बोलूं कि फॉरवर्ड मतलब क्या, सामने देखो, फ्यूचर मतलब भी तो वही है, सामने देखो। ठीक है, तो फॉरवर्ड एक्चुअली ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूचर है। ठीक है, मतलब जैसे कि मैं आपको लास्ट दिन चाणक्य का एक प्रैक्टिकल केस बताया था। आचार्य चाणक्य, फेमस, द ग्रेट, मतलब फेमस नहीं बोलेंगे, ग्रेट, द ग्रेट चाणक्य। ठीक है, अलेक्जेंडर द ग्रेट कभी मत बोलना सर, ठीक है, चाणक्य द ग्रेट जरूर बोलना। तो चाणक्य जब चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोका ऐसे राजा को बिल्डअप किया था, उस टाइम पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज उस टाइम पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बोला जाता था, ये कॉन्सेप्ट को यूज करता था। क्या करता था, मैं लास्ट दिन बताया था कि जैसे मानो कि जो एग्रीकल्चरिस्ट है, लाइक फार्मर्स, फार्मर्स अपना खेत में खेती कर रहा है, उसका खेत में जो भी प्रोडक्शन होगा, फार्मिंग जो भी होगा, वो फार्मिंग का प्रोडक्ट 2 महीने बाद मार्केटेबल हो सकता है। चाणक्य क्या कर रहा था कि जो फार्मर्स का, चाहे वो राइस हो, पैडी हो, व्हीट हो, वट गन्ना हो, गन्ना इन द सेंस शुगर केन हो, ठीक है, या फिर एनी काइंड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, 2 मंथ्स लेटर आपका प्रोडक्ट मार्केटेबल होगा, और 2 मंथ्स या 3 मंथ्स लेटर, God knows whatever be the situations in the market,
हो सकता है कि आपको ज्यादा दाम मिले, हो सकता है कि आपको कम दाम मिले। किसको? फार्मर्स को। आप अपने आप को 2 मिनट के लिए फार्मर समझो। तो अगर फार्मर्स को ज्यादा मिलेगा तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन अगर फार्मर्स को ज्यादा ना मिलकर अगर फार्मर्स का लॉस हो गया तो, अगर मार्केट डिमांड प्रॉब्लम कर दिया तो कुछ भी हो सकता है। या फिर फार्मर्स को मार्केट नॉलेज नहीं है, अगर मीडिएटर लूट लिया तो कुछ भी हो सकता है। तो फार्मर्स को डर लगता था, बिकॉज फार्मर्स फार्मिंग को समझता है लेकिन मार्केट को इतना अच्छे से नहीं। तो चाणक्य क्या करता था, इनका एक रीजनेबल प्रॉफिट देके, ठीक है, ना तो बहुत ज्यादा, फ्यूचर में बहुत ज्यादा भी हो सकता है, फ्यूचर में कम भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, ना उनको लॉस कराता था ना उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट देता था, एक रीजनेबल प्रॉफिट देके उनसे प्रोडक्ट खरीद लेता था। और वो मतलब जो किंग थे या राजा थे, जो सम्राट थे, उनका जो कोषागार हुआ करता था उस पर रख लेता था। फिर जैसे ही मार्केट सामने आता था, अब राज्य क्या करता था, जैसे मानो कि मगध, उन दिनों का बात कर रहा हूँ, एक तरफ मगध था, एक तरफ आपका और भी उस टाइम पे जैसे गांधार था, अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो एरिया है, ठीक है, तो गांधार रीजियन, ठीक है, इस तरह से अलग अलग, कश्मीर गांधार की पार्टी एक पार्ट हुआ करता था, पंजाब उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, पंजाब का भी एक नाम हुआ करता था। तो बेसिकली मगध से मानो कि गांधार रीजन में या अवध, ठीक है, अवध रीजन में, अवध मतलब आज का यूपी दिल्ली साइड जो है वो अवध रीजन में काउंट होता था। तो इस तरह से अलग अलग जनपद हुआ करता था। तो मगध मतलब आज का बिहार, बंगाल, ठीक है, ये मगध के अंदर आता था। तो मगध में मानो अच्छा राइस प्रोडक्शन हुआ है, लेकिन अवध में या गांधार में नहीं हुआ है। तो जब 3 महीने बाद मार्केट होगा सर, तो अवध में अगर राइस प्रोडक्शन खराब हुआ है तो मगध को अच्छा प्रॉफिट होगा, मगध का प्रॉफिट बढ़ेगा, ये सुन लो। क्या आपको मेरा बात समझ में आ रहा है स्टोरी? यस सर, है ना? यस तो सर। दिस इज लाइक दैट, जितना सिंपल समझोगे उतना सिंपल है। कि चाणक्य ये सिक्योर करने का कोशिश किया कि वो सस्ता में राज्य का भंडार भरा, ठीक है, राज्य का जो भंडारा है उसको सस्ता दाम में खरीदा। फार्मर्स को क्या सिक्योरिटी दिया? फार्मर्स को ये सिक्योरिटी दिया, फ्यूचर लॉस से बचने का सिक्योरिटी दिया, इसको हेजिंग बोलते हैं, ठीक है। तो फार्मर्स को ये सिक्योरिटी दे दिया कि आपको फ्यूचर लॉस नहीं होगा। राज्य को क्या सिक्योरिटी दे दिया कि आप आज के डेट में सस्ता में खरीद रहे हो, और जब जरूरत होगा, मौका होगा, आप प्रॉफिट कर लेना। लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा हो, कभी कभी ऐसा भी होता था कि मतलब राजा का लॉस भी हो सकता था, या फिर इतना प्रॉफिट नहीं है, रीजनेबल होता था, ठीक है, बिकॉज मार्केट 3 महीने बाद बाकी स्टेट का क्या है वो भी तो डिपेंड करता है। मानो कि अवध में मगध से भी ज्यादा राइस हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। अवध मतलब आज का यूपी, ठीक है, दिल्ली साइड, वहां पर मगध से ज्यादा राइस में भी प्रोडक्शन हो गया, तो फिर मगध का राइस का जो दाम वो सोच रहा था चाणक्य, नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मार्केट डिमांड तो उतना नहीं रहेगा ना, डिमांड ज्यादा होगा, सप्लाई कम रहेगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है सर, प्राइस बढ़ता है। सिंपल इकोनॉमिक्स है, ठीक है। मार्केट में डिमांड हाई, ठीक है, सप्लाई कंपैरेटिवली लो, तो ऑटोमेटिकली प्राइस क्या हो जाएगा प्रोडक्ट का? प्लीज टेल मी सर। ये तो प्राइस, इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट है वाला। सिंपल इकोनॉमी, यही तो है डिमांड। इकोनॉमी, हाँ। डिमांड एंड सप्लाई, सिंपल इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट। तो एग्जैक्टली स्टॉक में भी यही होता है, फ्यूचर्स ऑप्शंस में भी यही होता है। तो चलो मैं आपको কিন্তু स्क्रीन একটা शेयर करता हूँ। কোশ্চেন আছে দাদা, बोलो। বলছি যে ধরো স্পট মার্কেট আর ফিউচার মার্কেট দুটো हम्म মার্কেট রয়েছে, ঠিক हम्म আছে? এবার তুমি স্পট মার্কেটেও তো একটা মানে আমরা লাইভ মার্কেটে কিনছি যেটা ক্যাশ মার্কেট বলে, ট্রেড हम्म নিচ্ছি, তার জন্য আমরা বুঝতে পারছি সিম্পলি বাইং সেলিং হচ্ছে, প্রেসার পড়ছে। কিন্তু সেরকমই ধরো ফিউচার মার্কেটেও বাইং সেলিং হচ্ছে, কিন্তু এটা যখন দুটো সেপারেট যখন কাজ করছে, তখন আমি কি করে একটা মেজারমেন্ট করে বুঝবো যে এই স্টকটা ফিউচার মার্কেটে আমাকে ইন ফিউচার প্রফিট দেবে? সেটা হতে পারে, লসও হতে পারে। কিন্তু हाँ স্পট মার্কেটে ऑब्वियसली। ধরো পজিটিভ, স্পট মার্কেটে ধরো ক্যাশ মার্কেটে ধরো টিভিএস পজিটিভ রয়েছে, ফিউচার हम्म মার্কেটে নেগেটিভ রয়েছে। हम्म আমি এটাই বলছি যে প্রবলেমটা মানে এরকমও তো প্রবলেম হতেও পারে। हाँ हो सकता है, हो सकता है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर एनालिसिस, ठीक है। सुन सुन सुन, हम लोग अभी 2 मिनट बाद फ्यूचर मार्केट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 2 मिनट रुक जा, फ्यूचर मार्केट स्टार्ट सर, करेंगे, ठीक है, लेकिन फ्यूचर मार्केट सर, स्टार्ट करने से, हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा है। স্যার, বলছি ও যে স্পট মার্কেটটা বলছেন, যে স্পট মার্কেট বলতে কি ও মানে ওপেন মার্কেট যেটা ওভার দি কাউন্টার গতকাল ফরওয়ার্ড ना ना মার্কেট ना, নিয়ে কথা বলছি स्पॉट, তো সেটা। स्पॉट मार्केट না मीन्स না না যে डे टू डे स्टॉक मार्केट, मतलब एवरीडे जो मार्केट चल रहा है दैट इज कॉल्ड स्पॉट मार्केट, और कैश मार्केट ऑल्सो। আচ্ছা। ओके, सो एक और
স্যার স্পট এটা মার্কেট মানে স্পট মার্কেটের ব্যাপারটা মানে পরে জানলেও তো হবে, মানে আস্তে আস্তে জানলেও हाँ তো हाँ হবে। हाँ हाँ, धीरे धीरे समझ, अब इतना जल्दी नहीं है। स्पॉट मार्केट मतलब रेगुलर स्टॉक मार्केट, ठीक है। इसके लिए जिनको रेगुलर स्टॉक मार्केट का बेसिक नॉलेज का प्रॉब्लम हो रहा है, मैं उनको बेसिक का क्लास शेयर करूंगा, ठीक है। जैसे प्रिया को भी दिक्कत हो रहा है कुछ दिनों से, लास्ट दिन भी प्रिया ने बोला, ठीक है। तो मैं बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट शेयर करूंगा, तो आप बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट मुझे करके मुझे बताइएगा। अगर कोई डाउट रहेगा तो मैं वो भी क्लियर करूंगा। और अगर आपको डे टू डे टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो उसका मैं क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। मतलब जो चार्ट पैटर्न कैंडल स्टिक्स जो होता है ना सर, उसका एक न्यू क्लास मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो वीक में यही चलेगा, एक फ्यूचर एंड ऑप्शन चलेगा और टेक्निकल एनालिसिस चलेगा। दो मोस्ट ट्रेंडी टॉपिक अभी मैं क्लास में रखूंगा सर, ठीक है। अच्छा ठीक है, अभी मेरे को धीरे धीरे आगे बढ़ने दे सुमित, तेरे को सब समझ में आ जाएगा। कोई चीज अगर नहीं होगा तो मुझे बताना, ठीक है। इंस्टीट्यूट का किताब भी फॉलो करेंगे, ठीक है, और हमारा जो नोट्स चल रहा है ये भी फॉलो करेंगे, दोनों एंगल से हर चीज पढ़ेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रख, ठीक है। প্রিয়ার আওয়াজ পাচ্ছি না। প্রিয়া বল, বুঝতে পারছিস তুই? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পারছি। ঠিক আছে, একটু অসুবিধা হবে কিন্তু বেসিক্সটা একটু পড়তেই হবে। তোর এখন এক্সাম আছে, আমি তোকে এখন কিছু প্রেশার দেবো না। তোর এক্সামটা হয়ে গেলে বেসিক্স অফ স্টক মার্কেটটা একটু পড়ে নিস, হ্যাঁ। একটু অসুবিধা হবে, আমি বুঝতে পারছি, একটু ওকে হবে, ওকে ঠিক আছে, নো ওকে। ইস্যু। গল্পগুলো শোন এখন। আচ্ছা, আমার পেনটা কি হয়ে গেল রে বাবা, পেনটা। এক সেকেন্ড। ठीक है, अच्छा देखो, तो बेसिकली मैं लास्ट दिन जहाँ पर ख़त्म किया था कल के क्लास में, वह वहीं से स्टार्ट करूँगा। तो आप लोगों को याद है ना, वो एक सिनारियो हम लोगों ने बिल्डअप किया था। सिनारियो क्या था? ABC और XYZ, है ना सुमित? হ্যাঁ দাদা, ওই ए- ডিস্ট্রিবিউটার আর মার্চেন্ট। हाँ, ABC। ABC कौन था? प्रिया, प्रिया को भी याद होगा। ABC कौन था? गोल्ड ज्वेलरी डिजाइनर। हाँ, ABC था ज्वेलरी डिजाइनर, ठीक है। और XYZ कौन था? होलसेलर ऑफ गोल्ड। गोल्ड डीलर, बेसिकली मतलब जो गोल्ड इंपोर्ट करके इंडिया में लाता है और ज्वेलरी डिजाइनर को गोल्ड सेल करता है, ठीक है। बेसिकली गोल्ड फॉरेन कंट्रीज में मिलता है, पता है आप लोगों को गोल्ड कहाँ सबसे ज्यादा मिलता है? साउथ अफ्रीका। हाँ, साउथ সাউথ अफ्रीका। আফ্রিকা আমিও বলতে साउथ চাইছিলাম। अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, बेसिकली अफ्रीकन रीजन एंड स्पेशली साउथ अफ्रीका, उसके पास गोल्ड माइंस बहुत है, ठीक है। और कुछ कुछ হ্যালো, अफ्रीकन, हाँ बोलो। দাদা নেটওয়ার্ক ইস্যু হচ্ছে। क्या ना? উম, মানে ধীরে ধীরে আটকে যাচ্ছে ভিডিও। सबके लिए ऐसा हो रहा है या सुमित के लिए ऐसा हो रहा है? सौकत एंड प्रिया, দুইটাতেই आप लोग। হচ্ছে। ঠিক আছে স্যার। আমারটা। প্রিয়া তো ঠিক আছে, সৈকতের ঠিক আছে, হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে। তাহলে সুমিতের নেটওয়ার্ক ইস্যু আছে। अच्छा जो भी हो, देखो सर, बेसिकली गोल्ड डीलर क्या करेगा? गोल्ड डीलर साउथ अफ्रीका में से गोल्ड को इंपोर्ट करके इंडिया लाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो गोल्ड ज्वेलर है हमारे देश में, ठीक है, वो लोग क्या करेगा? गोल्ड को डिजाइन करके मार्केट में बेचेगा। अब गोल्ड ज्वेलर का क्या चिंता है कि हम सस्ता दाम में ज्वेलरी के लिए गोल्ड खरीदे और मार्केट में सेल कर पाए। और डीलर का भी क्या कॉन्सेप्ट है? वो सस्ता रेट में परचेस करके महंगा दाम पे डीलर को ज्वेलरी को बेच पाए। यही है ना कॉमन सेंस? कॉमन सेंस तो यही बताता है सर हमेशा एक हर। बार और रिपीट कीजिए। देख, गोल्ड डीलर का क्या क्या इच्छा रहेगा? अगर तुम गोल्ड डीलर हो, मान की प्रिया तू गोल्ड डीलर है, ठीक है, तो क्या करता है? तू साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री से गोल्ड को सस्ता दाम पे उठाएगा ना, चीप रेट में, यस सर। और मुझे थोड़ा महंगा दाम में सेल करेगा, तभी तो तेरा प्रॉफिट होगा, यस सर। है ना। मैं ज्वेलर हूँ, ठीक है, तो एज ए डीलर तुम्हारा सोच ऐसा है, और जो बायर है उसका सोच कैसा है? मतलब जैसे मैं, मेरा मेरा फीलिंग कैसा है कि मैं थोड़ा सा चीप रेट में मार्केट से मतलब प्रोडक्ट को परचेस करो और थोड़ा सा महंगा दाम पे अपने कस्टमर को सेल करो, है ना। तो एक चीज आप देखो, ज्वेलरी का सोच और गोल्ड डीलर का सोच क्या सेम है? ये ऑपोजिट व्यू रखते हैं ये लोग। व्यू सेम है। অপোজিট।
नहीं सर, ऑपोजिट व्यू है ना। ज्वेलर सस्ता दाम में परचेस करना चाहता है और गोल्ड डीलर एक्सपेंसिव रेट में सेल करना चाहता है ओके ओके यस ना। স্যার दोनों का व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। স্যার কিন্তু যে জুয়েলারি আছে না हम्म সে তো অন্য ওর কাস্টমারদেরকে তো হাই রেটে বিক্রি করতে চায় আর যে গোল্ড ডিলার আছে সেও হাই রেটে বিক্রি করতে চায় তাহলে তো দুজনের ভিউটা তো সেম হলো ও চায় হাই রেটে এই ভিউতে আমি বলেছি यस 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 इन दिस पॉइंट ऑफ व्यू यू आर राइट ओके। मतलब बेसिकली मेरा यहाँ पर कहना था कि सेलर और बायर का पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, सेलर एंड बायर का पॉइंट। ओके लेकिन सर लेकिन तुमने जो पॉइंट ऑफ व्यू दिया वो दोनों केस में तुमने सेलर को ही माना, मतलब तुम ज्वेलर को भी एक सेलर मान लिया, ठीक है, और तुमने गोल्ड डीलर को भी सेलर मान लिया। लेकिन मैं यहाँ पर एक सेलर है तो दूसरा बायर है, इस हिसाब से आपको बताने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। बेसिकली देखो, दो सेलर का डील नहीं हो सकता, लेकिन एक बायर और एक सेलर में डील हो सकता है ना। देयर्स व्यू डिफरेंट इन दिस हाँ केस यस सर, सेलर एंड बायर का व्यू डिफरेंट ही होता है, नॉट जस्ट इन गोल्ड के केस में, हर केस में ही होता है, ठीक है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू को ही फ्यूचर मार्केट में या फॉरवर्ड मार्केट में यूज किया जाता है। तो इन सिंपल आप लोगों को मैं थोड़ा सा सामने लेके चलूँ तो आपको धीरे धीरे सब पूरा बात समझ में आ जाएगा कि फ्यूचर मार्केट कैसे काम करता है, ठीक है। मतलब पहले आप फॉरवर्ड मार्केट को समझ लो थोड़ा सा, फिर मैं आपको फ्यूचर में लेके चलता हूँ। अगर मैं कल का बात थोड़ा सा रिपीट कर दूँ सर, ठीक है, रिपीट इसलिए क्योंकि आपको थोड़ा सा कनेक्ट करना है। तो एबीसी और XYZ के बीच में जो हुआ था, फटाफट मुझे बताना सुमित। 9 दिसंबर 2014 को एबीसी का और XYZ का डील हुआ था। एबीसी था ज्वेलरी, XYZ था डीलर। एबीसी XYZ से क्या परचेस करना चाहता था? 15 kg ऑफ गोल्ड एट ए सर्टेन प्योरिटी, प्योरिटी दे दिया, या गोल्ड का प्योरिटी है 999 प्योरिटी। कितने दिन बाद? 3 मंथ्स बाद, ठीक है। तो 3 मंथ्स लेटर बाई करेगा, ठीक है, 3 मंथ्स लेटर। अच्छा, ये 3 मंथ से क्या कनेक्शन है सर? अगर आप मार्केट में कभी भी कोई फ्यूचर मार्केट को देखते हो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल टीसीएस फ्यूचर, जैसे टीसीएस का अच्छा प्रॉफिट हुआ है सर। जैसे मैं बहुत दिनों से टीसीएस नहीं, सॉरी, आईटीसी, कल टीसीएस बोला, आज आईटीसी में बात करते हैं। आईटीसी फ्यूचर, ठीक है, आईटीसी के ऊपर मैंने काफी दिनों से क्लास में बात कर रहा हूँ, इससे पहले वाला म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट क्लास में, कि आईटीसी बहुत लंबा जाएगा, और प्रॉफिट किया और मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट कर दिया, ठीक है। तो काफी हेल्दी कंपनी है। ये सब बात आपको धीरे धीरे और समझ में आएगा जैसे जैसे आप स्टॉक मार्केट के साथ जुड़े हुए हुए। तो जस्ट लुक एट सर, यहाँ पर आप देखिए, स्टॉक फ्यूचर क्या है? आईटीसी है, ठीक है। बहुत ही फेमस कंपनी है, आप लोग जानते हो, होटल से लेके सिगरेट से लेके सबसे इनका मेन बिजनेस है सिगरेट, ठीक है। इंडियन टोबैको कंपनी, लेकिन सिंपल आईटीसी लिमिटेड, ठीक है। ये पी नूडल्स बनाना, बिस्किट्स बनाना, क्या नहीं बनाता ये कंपनी। हाँ, आप लोग कॉपी में लिखते हो, हाँ, आईटीसी का क्लासमेट है ना, क्लासमेट जो कॉपी होता है, ये सभी चीज आईटीसी बनाता है। तो आईटीसी से बिग ब्रांड, ठीक है, नो डाउट बिग ब्रांड। कोलकाता का जन्म है कंपनी का, लेकिन अभी साउथ में हेडक्वार्टर बना दिया, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड इनका बिजनेस फैला हुआ है, ठीक है। मैं अभी और ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि ये एनालिसिस नहीं चल रहा है, ये कंपनी एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ मैं आपको कुछ सिस्टम समझा रहा हूँ। तो जस्ट लुक हियर, जब हम लोग आईटीसी के फ्यूचर के बारे में बात करेंगे तो आईटीसी फ्यूचर डिपेंड ऑन आईटीसी, ठीक है, मतलब आईटीसी का करंट बिजनेस पे डिपेंड करता है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ एक्सपायरी डेट चल रहा है, 26 मई, 30 जून, 28 जुलाई, इतना दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हेलो, यस মানে এটা सर 3 মাসের কন্ট্রাক্ট। हाँ, मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये लास्ट 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, ये 2 महीने का, ये 1 महीने का। কন্ট্রাক্ট বলতে ওই ফিসটা তো কস্ট অ্যামাউন্টটা नहीं, कॉन्ट्रैक्ट समझाऊंगा, अभी मैंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं समझाया, ठीक है। कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है मैं सब समझाऊंगा, वेट करो सर। आप ओके लोग इतना ओके इतना जल्दी जल्दी कंक्लूजन में मत आओ ठीक है। कंक्लूजन तो मैं करूंगा आप लोगों के साथ, फिर आप लोग मुझे, जब क्लास कंप्लीट हो जाएगा फिर आप लोग जो मर्जी सवाल करें, लेकिन पहले सुन लो पूरा, ठीक है। लेकिन मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ, ठीक जैसे यहाँ पर गोल्ड डीलर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, गोल्ड डीलर के बीच में हमारे नोट्स के अंदर अगर आप देखें, ওটাও 3 মাসেরই কন্ট্রাক্ট ছিল। हाँ, ये देखो सर, यहाँ पर जैसे आईटीसी का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर गोल्ड का भी कॉन्ट्रैक्ट चला, 15 kg गोल्ड 3 मंथ्स लेटर परचेस होगा। लेकिन यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, ये फॉरवर्ड समझा रहा हूँ मैं आपको, जो एक सिंपल फ्यूचर का कॉन्सेप्ट है। ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या कर रहा है, एबीसी एग्री हो रहा है XYZ के साथ
15 केजी गोल्ड परचेज करना है जिसका प्योरिटी दे दिया। प्योरिटी बेसिकली एक स्टैंडर्ड होता है, इसके लेके ज्यादा दिमाग में प्रेशर मत लो, ठीक है, इट्स जस्ट अ सिंपल कॉन्सेप्ट। 3 मंथ्स लेटर ये गोल्ड 9th मार्च को, ठीक है, 9th मार्च को ये गोल्ड XYZ ABC को क्या करेगा, सेल करेगा। लेकिन प्राइस क्या रहेगा, करंट प्राइस रहेगा, मतलब करेंटली मार्केट में गोल्ड का जो प्राइस चल रहा है उसी दाम पे XYZ ABC के साथ डील पक्का कर दिया। पॉइंट टू बी नोटेड सर, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन XYZ और ABC के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस जो है वो करेंट मार्केट प्राइस है, विच इज जो यहाँ पर एक गिवन है 2450 पर ग्राम। मैं लास्ट दिन भी बोला था। तो अगर ऐसा देखा जाए तो 1 kg का दाम कितना हो जाएगा, 24,50,000। Hence, as per this agreement, 9th March 2015, ABC is expected to pay XYZ। तो ABC परचेस कर रहा है बेसिकली XYZ से, तो ABC कितना पे करेगा XYZ को? सर 1 kg का दाम अगर 24,50,000 है तो 15 kg का दाम जितना होगा, सर हिसाब करके देख लो, 3.675 करोड़ आता है। बदले में क्या मिलेगा ABC को? XYZ को ABC इतना पैसा दे देगा 3.765 करोड़, ठीक है। बदले में ABC को क्या मिलेगा, 15 kg ऑफ गोल्ड। इज दिस पॉइंट क्लियर? हेलो, अगर ये पॉइंट क्लियर है तो आगे का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा सर। हाँ, शायद आपको लग रहा है सर कल का चीज रिपीट कर रहे हो, जरूरी है इसीलिए। बोलो सर, इतना समझ में आ गया? सर लास्ट पार्ट एक बार बोलिएगा, कितना Last प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट नहीं, इसको सेल प्राइस। मतलब बेसिकली ABC और एंड XYZ, ठीक है, ABC XYZ को कितना पेमेंट करेगा, 3.675 करोड़। कैसे? 24,50,000 पर केजी का दाम है, तो 15 केजी का दाम कितना होगा? 1 केजी का दाम इतना है ना, बिकॉज 1 ग्राम का दाम इतना है। ओके ओके, हाँ 1 ग्राम 2450, ओके। तो 1 केजी 24,50,000, तो 24,50,000 अगर 1 केजी का दाम है तो 15 केजी का दाम कितना है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो मिल जाएगा आपको 3.675 करोड़। तो ABC XYZ को 3.675 करोड़ देगा, ठीक है, आज के रेट में। कब देगा? 9th मार्च को देगा, ठीक है। लेकिन रेट आज का ये लोग कॉन्ट्रैक्ट में बना रहे हैं, ठीक है। और ABC को क्या मिलेगा बदले में? ABC को बदले में क्या मिलेगा? 15 kg, ठीक है। ये इनके बीच में कंसिडरेशन है, दिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन, ठीक है, समथिंग इन रिटर्न। ओके सर। तो ये सिंपल कॉन्ट्रैक्ट एक इनके बीच में हुआ। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ? 9 दिसंबर को। कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कब होगा, मतलब बेसिकली फाइनलाइज कब होगा? एग्जीक्यूट तो आज हो गया, लेकिन इसका फाइनलाइजेशन होगा, एक्सपायरी होगा 9 मार्च को, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड टिपिकल बिजनेस एग्रीमेंट दैट इज प्रिवेलेंट इन द मार्केट, आज भी चलता है। एंड एग्रीमेंट ऑफ दिस सॉर्ट इज कॉल्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इस तरह का एग्रीमेंट को फॉरवर्ड सर कॉन्ट्रैक्ट या बोलो। ABC अगर गोल्ड डीलर है तो जो एक्सपोर्ट ABC ज्वेलर है, ABC से ज्वेलर, ओके 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 ठीक है। ये लास्ट दिन में समझा दिया था ये वाला को, ABC ज्वेलर्स ओके है। सर, ओके ओके, जस्ट लुक हियर। फाइन फाइन। प्रिया तुम बस ना वो लास्ट दिन का क्लास तेरा मिस हो गया था ना, एक बार वो क्लास सुन लेना, ठीक है। XYZ इज ए गोल्ड डीलर और ABC इज ए ज्वेलर, ठीक है। ओके सर। दिस इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड टिपिकल बिजनेस एग्रीमेंट। अब इसमें इसी तरह का जो कॉन्सेप्ट है इसको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या फॉरवर्ड एग्रीमेंट बोला जाता है। तो इसमें कुछ चीज नोट करना है, ठीक है। क्या नोट करना है? मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज सिखाने वाला हूँ, तो प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड। द एग्रीमेंट इज एग्जीक्यूटेड। कब एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया आपने? 9 दिसंबर को, 2014 का डेट था। इरेस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस ऑफ गोल्ड 3 मंथ्स लेटर, 3 महीने बाद क्या दाम होगा उसको दिमाग में ना रखते हुए आपने 9 दिसंबर को एग्जीक्यूशन कर लिया। 9th मार्च 2015 को, ठीक है, नेक्स्ट ईयर, बोथ ABC एंड XYZ आर ऑब्लिगेटेड टू ऑनर द एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट को क्या करना होगा? ऑनर करना होगा। ऑनर मतलब सक्सेसफुल करना होगा, ठीक है। जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वादा किया था ना एक दूसरे को, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? एक दूसरे को वादा करना। तो वादा जो किया था ABC और XYZ, अब वो एक दूसरे का बात को पूरा करेगा, ठीक है। एग्जीक्यूशन हो गया था 9th को, अब ऑनर करेगा 9th मार्च को, ठीक है। ऑनर करेगा 9th मार्च को। अब जैसे 9th मार्च आएगा, XYZ ABC को
XYZ एबीसी को 15 केजी गोल्ड देगा, बदले में एबीसी XYZ को 3.675 करोड़ रिटर्न में पेमेंट करेगा। सिंपल है। नाउ बिफोर वी प्रोसीड फर्दर लेट अस अंडरस्टैंड ईच पार्टीज थॉट प्रोसेस। ये मैं लास्ट दिन भी बोला था, फिर से बोल रहा हूँ, ईच पार्टीज थॉट प्रोसेस एंड अंडरस्टैंड व्हाट कंपेल्ड देम टू एंटर दिस एग्रीमेंट। आपको ये समझना है कि ऐसा कौन सा बात है जो इनको इस कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पेल किया, मतलब बाध्य किया। ठीक है, सो व्हाई डू यू थिंक एबीसी एंटर्ड इनटू दिस एग्रीमेंट? एबीसी ने क्यों किया? बिकॉज एबीसी बिलीव करता है, एबीसी का सोच ऐसा है कि वो आज की डेट में प्राइस में क्यों कॉन्ट्रैक्ट को बनाया। 9 मार्च आते आते 3 मंथ था सर, 9 मार्च 3 मंथ लेटर आता, वो 9 दिसंबर को कॉन्ट्रैक्ट कर ले रहा है, वो भी 9 दिसंबर के रेट पे, मतलब 2450 पर ग्राम के रेट पे। 9 मार्च में हो तो सकता है कि दाम गिर जाए, 2450 की जगह अगर ये 2300 हो जाए सर, हो सकता है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि गोल्ड का रेट अप डाउन होता रहता है। प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड, शेयर का दाम भी मार्केट में ऐसा ही होता रहता है। हाँ, जैसे आईटीसी का दाम अभी ज्यादा दिख रहा है, फ्यूचर में कम भी हो सकता है। ठीक है, कम भी हो सकता है। नाउ पॉइंट इज दैट, सिमिलर पॉइंट में आप जस्ट सोचो कि ये 2450 के 2450 पर ग्राम की जगह 9 मार्च में 2300 भी हो सकता है। तो फिर आपके मन में सवाल आ सकता है ना सर, तो फिर एबीसी एग्रीमेंट क्यों किया? बिकॉज एबीसी को लग रहा था 2300 नहीं, इसका दाम 2500 क्रॉस कर जाएगा। एबीसी क्या चाहेगा? चीप रेट में परचेस करने का, है ना। बिकॉज एबीसी को लग रहा था कि मार्केट में गोल्ड का प्राइस बढ़ जाएगा, इसीलिए वो 2450 में नक्की कर दिया। ये बात समझ में आया? हेलो, यस सर। नाउ ऑपोजिट व्यू देखो, ये तो एबीसी का सोच था। ठीक है, तो एबीसी का सोच ये था कि फ्यूचर में दाम बढ़ सकता है, गोल्ड प्राइस इंक्रीज हो सकता है, तो अभी सस्ता चल रहा है, नक्की कर लो। सस्ता किसके हिसाब से? एबीसी के हिसाब से, बिकॉज ये एबीसी का बिलीफ सिस्टम। ठीक है, अब देखो बिलीफ सिस्टम जो मार्केट में होता है ना, उनका अपना अपना होता है। ठीक है, किसी को लगता है बढ़ेगा, किसी को लगता है गिरेगा। सर कौन सही है, ये तो मार्केट को पता होता है। ठीक है, अगर आप मार्केट को पहचान पाते हो तो आप मार्केट में जीतोगे, और अगर आप मार्केट को नहीं पहचान पाओगे तो आप हार जाओगे। सिंपल सा बात है, ये मार्केट में गेम है, गेम। ठीक है, इस गेम थ्योरी को समझने के लिए आपको मार्केट समझना पड़ेगा। अब या तो एबीसी जीतेगा या तो XYZ जीतेगा। ठीक है, सिमिलरली अब XYZ का बिलीफ सिस्टम क्या है? XYZ को लग रहा है कि 2450 जो चल रहा है ये मार्केट में भी महंगा चल रहा है, फ्यूचर में दाम कम होगा। ठीक है, एबीसी का सोच था कि 2450 से ज्यादा हो जाएगा, लेकिन XYZ का बिलीव है, जो बेसिकली सेलर है हमारे केस में, इनका कॉन्सेप्ट है कि दाम कम होगा फ्यूचर में, तो क्या कहते हैं ना, अभी हाई रेट में बेच देते हैं। यू गेट दिस पॉइंट? हेलो, समझ में आया? सुमित, सोइकौत, आप लोग यस कनेक्टेड सर। हाँ हो? दादा, ओके, हाँ दादा। so this is the simple point of view of market. XYZ believes the price of gold would go down and over the next 3 months, मतलब 9 मार्च आते आते दाम कम हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज उनको इंटरनेशनल मार्केट का नॉलेज फील कर रहा है, मतलब उनका फीलिंग ऐसा है, एंड हेंस दे वांट टू कैश इन वन हाई प्राइस ऑफ गोल्ड अवेलेबल इन द मार्केट टुडे। ठीक है, कौन? XYZ। इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट द पार्टी एग्रीइंग टू सेल द एसेट एट सम पॉइंट इन फ्यूचर इज कॉल्ड सेलर्स फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, इन दिस केस XYZ गोल्ड डीलर्स। तो सेलर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ये हो गया, और बायर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जब बायर उसको नक्की कर रहा था। तो एक तरफ सेलर का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट था, दूसरी तरफ बायर का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट था। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड सर, अभी केस में ट्विस्ट आएगा, ध्यान से सुनिएगा सर। सेटलमेंट सिखाएंगे कि कैसे सेटलमेंट होता है। Both the parties have an opposing view on gold, hence they see the agreement to be in line with their future expectations. तो बेसिकली सबका अपना अपना फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है। किसका? बायर का भी, सेलर का भी। बायर कौन? एबीसी। सेलर कौन? XYZ। ठीक है, अब सर ये जो एबीसी और XYZ के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा है, इसका 3 पॉसिबल सिनारियो फॉर्म हो सकता है। 3 पॉसिबल सिनारियो, आप लोग प्रोबेबिलिटी किए हो कभी? হ্যাঁ দাদা করেছি। হ্যাঁ স্যার। है ना प्रिया, प्रोबेबिलिटी করেছিস ম্যাথ से? স্যার প্রবাবিলিটি আমাদের নেক্সট সেমিস্টারে আছে। চলো, প্রবাবিলিটি যখন করবি আরো ভালো বুঝতে পারবি। ঠিক আছে,
प्रोबेबिलिटी किया से प्रोबेबिलिटी का 3 पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है। तो हमारे कैसे मतलब नॉर्मल प्रोबेबिलिटी में बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। इन दिस केस देयर आर 3 प्रोबेबिलिटी, 3 पॉसिबल सिनेरियोस। क्या हो सकता है, चलो देखते हैं। both these parties have their own view on gold. Only 3 possible scenarios could pan out at the end of 3 months. मतलब 9 दिसंबर में जब इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा है, कब के लिए, 9 मार्च के लिए। तो 9 मार्च में जाके इनके बीच में 3 पॉसिबल सिनेरियोस घट सकता है एंड हाउ दे कुड इम्पैक्ट बोथ पार्टीज। अब देखना यह है कि 9 मार्च से जो भी होगा इसका इम्पैक्ट XYZ पे और ABC में क्या पड़ने वाला है। पॉइंट टू बी नोटेड सर, वेरी इंपॉर्टेंट बात समझाने जा रहा हूं। सबसे पहले सिनारियो 1, पहला सिनारियो क्या हो सकता है सर? फर्स्ट सिनारियो, द प्राइस ऑफ गोल्ड गोज हायर। सर 2450 ओरिजिनल प्राइस है गोल्ड का इन आवर एग्जांपल, सॉरी पर ग्राम का बता रहा हूं, ठीक है। 2450 पर ग्राम इन आवर एग्जांपल इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ गोल्ड, ओके। नाउ सवाल ये है सर, 9 मार्च आते आते गोल्ड प्राइस बढ़ जाएगा। तो इन आवर फर्स्ट सिनारियो गोल्ड प्राइस इज ट्रेडिंग एट 2700 पर ग्राम। सर रियल लाइफ में ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। जैसे अगर मैं आपको गोल्ड प्राइस दिखाऊं, ये भी एक मार्केट है, कमोडिटी मार्केट। ये देखो सर, कोलकाता मार्केट देखो। ऐसे कोलकाता है, यहाँ पर आपको भारत का और भी बड़े बड़े शहर का मार्केट दिख रहा है, दिख रहा है ना। 24 कैरेट गोल्ड का 10 ग्राम का दाम दिखा रहा है यहाँ पर। क्या आप लोग देख पा रहे हैं सर? हाँ दादा। तो जस्ट लुक एट हियर, लास्ट कुछ दिनों से, लास्ट 1 मंथ से गोल्ड का प्राइस 56,000 से 55,000 से 52,020 में आया है। तो ये तो जो भी एग्जांपल्स हम लोग अभी फॉर्म कर रहे हैं वास्तव एग्जांपल है। हाँ सर, प्रैक्टिकल एग्जांपल है ना, एकदम प्रैक्टिकल है, जैसे गोल्ड के मार्केट में होता है ना। तो जिनको गोल्ड का आइडिया है उनको बहुत अच्छे से पता है। अच्छा, जिनको नहीं पता उसे भी पता है, बिकॉज गोल्ड का ऐसा ही चलता है। अब आपको मैं अगर थोड़ा सा हिस्टोरिकल गोल्ड का दिखाऊं, जस्ट आप एक बार देखें, ये मोटा मोटी मार्च से चल रहा है, ठीक है, फरवरी से। फरवरी में 51 था, फिर अप्रैल में 56 क्रॉस कर गया था, फिर अभी 51 के आसपास, 52 के आसपास चल रहा है, मतलब अभी मार्केट डाउन है। तो सर अभी जिसको गोल्ड का आइडिया होगा ना, जिसका गोल्ड मार्केट का आइडिया है, उनको पता है मार्केट का, जिसका नॉलेज है, तो जो इस मार्केट में ट्रेड करता है, बिजनेस करता है, दे नो कि गोल्ड का क्या होने वाला है। आप मतलब अगर आप गोल्ड के बारे में ज्यादा नहीं जानते तो आप इसका फ्यूचर तय नहीं कर पाओगे। जैसे जिनको शेयर के बारे में पता है, जैसे मुझे शेयर के बारे में नॉलेज है, मुझे आईटीसी के बारे में नॉलेज है, तो मैं बता रहा, बहुत दिनों से बता रहा हूँ कि सर आईटीसी का शेयर बढ़ने वाला है। हाँ सुमित, है ना, हेलो मतलब आज से नहीं, मैं बहुत दिन से बोल रहा हूँ। হ্যালো। हाँ बोल। তবে গোল্ডের ব্যাপারে দাদা আমার মোটামুটি নলেজ আছে, যাই হোক। তো শেয়ারের ব্যাপারেও তো মোটামুটি রয়েছে। তো এই গোল্ডের সাথে কম্পেয়ার করে একখানা শেয়ার বলছি, মানাপুরাম ফিনান্স 50% हाँ ডিসকাউন্টে মিলছে। গোল্ড যখন বাড়বে मन्नत, এটাও हाँ हाँ দেখবে हाँ 200 বিট করে গেছে। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जैसे अगर आपको किसी का फ्यूचर समझना है तो आपको उसके बारे में नॉलेज लेना है। तो मैं लास्ट 6 मंथ से बताया जा रहा हूँ, सर 6 मंथ से, कि आप जो भी है क्लास में, कि आप आईटीसी परचेस करके रख लो। किसी किसी को तो मैं बोला कि अगर जितना पैसा है लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो मैं 6 मंथ से बता रहा हूँ, जब इसका दाम ऑलमोस्ट 190 200 के आसपास चल रहा था। तो अगर किसी ने भी उस टाइम पे शेयर को परचेस किया है तो आप आज देख सकते हो कि प्रॉफिट जबरदस्त किया, और इसका फ्यूचर मैंने जो सोचा था एग्जैक्टली कॉपी वैसा ही किया है, एग्जैक्टली वैसा कॉपी किया है। तो मेरा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने बोला था बोल के, मैं बस হ্যালো। आपको इतना, हाँ हाँ बोल सुमित बोल। আমিও তো ওই তোমার ইয়েটা বলছিলাম, ওই অশোক লেল্যান্ড। অশোক লেল্যান্ড, अशोक হ্যাঁ অশোক लेलैंड, লেল্যান্ড। ठीक है, यस बैंक, হ্যাঁ तू তো बहुत कुछ, तू हाँ, तू भी ইয়েস बहुत ব্যাংক। कुछ बोला है। यस, तू बहुत कुछ बोला है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ आपको कि चाहे मैं बोलूँ या सुमित बोले या कोई भी और एनालिस्ट बोले, मेरा बस एक ही सवाल है आपको, ये एक ही कॉन्सेप्ट है कि अगर आप तभी किसी पर्टिकुलर एसेट्स का फ्यूचर समझ सकते हो जब तुम्हें उस एसेट्स के बारे में नॉलेज हो। आपको मेरा बात समझ में आ रहा है सर? मेरा और कोई इरादा नहीं है, ठीक है।
आपको एसेट्स का मार्केट नॉलेज होना चाहिए, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड कि वो फ्यूचर में कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा, व्हाटएवर। कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम होगा तो क्यों होगा, ज्यादा होगा तो क्यों होगा। इसके पीछे 2-3 कॉन्सेप्ट काम करता है। एक तो सर टेक्निकल एनालिसिस कॉन्सेप्ट है, जिसमें आप चार्ट पैटर्न देख के, ठीक है, जो क्लास में स्टार्ट करने वाला हूँ इसी वीक से, दूसरा क्लास जैसे आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस करा रहा हूँ, वैसे टेक्निकल एनालिसिस में मैं नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करूंगा। तो टेक्निकल एनालिसिस में बेसिकली चार्ट पैटर्न ग्राफ कैंडलस्टिक्स देख के भी समझा जाता है। और दूसरा एक कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, कि आपको इसका अंदर का बात पता है, ठीक है, जिसके थ्रू से आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों कर सकते हो। टेक्निकल इज बेसिकली शॉर्ट टर्म एंड फंडामेंटल इज बेसिकली लॉन्ग टर्म, ठीक है। अभी उस मैटर पे और नहीं चलते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे बहुत कुछ बताना है अभी आपको। अच्छा चलो देखो, अब देखो अगर फ्यूचर में दाम इसका बढ़ जाता है, 2700 पर ग्राम हो जाता है, तो किसका क्या होने वाला है, मतलब एबीसी का क्या होगा एंड XYZ का क्या होगा, ठीक है सर। दोनों हैं यहाँ पर दो कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो इंसान हैं, एक है एबीसी और एक है XYZ। तो एबीसी ज्वेलर्स व्यू ऑन गोल्ड प्राइस हैज कम ट्रू। सर दाम बढ़ने वाला है फ्यूचर में, ये सोच किसका था, जल्दी बोलो, एबीसी का था ना। 2450 पर ग्राम जब चल रहा था 9 दिसंबर में, तो उसी दिन कॉन्ट्रैक्ट को फिक्स करने का डिसीजन किसका था, कि आज के रेट में करते हैं क्योंकि फ्यूचर में दाम बढ़ जाएगा। तो 9 मार्च को दाम चल रहे 2700, तो एबीसी ने सही किया। हेलो, एबीसी का डिसीजन सही है? यस सर। यस, थैंक यू सर, ठीक है। तो सर इसमें एबीसी जीता लेकिन XYZ हारा ना, इसमें XYZ का लॉस है बट एबीसी का प्रॉफिट है, ठीक है। सो एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट द डील वाज वैल्यूड एट रुपीज 3.67 करोड़, बट नाउ द इंक्रीज इन गोल्ड प्राइस द डील इज वैल्यूड 4.05 करोड़। सर हाउ? जब डील हुआ था तब XYZ और एबीसी के बीच में एबीसी XYZ को कितना पेमेंट किया था, मतलब पेमेंट करने का बात किया था 3.675 करोड़, बिकॉज ऑन दैट टाइम कैलकुलेशन क्या था, 15 kg इंटू 24,50,000 पर केजी। लेकिन अभी हिसाब अलग हो जाएगा, अभी 38 लाख है। हाँ अभी 2700 पर ग्राम, मतलब 1 kg का हिसाब करो, ठीक है। तो 1 kg मतलब, और उसके हिसाब से हाँ 4.05 ये वाला, 405 करोड़। ठीक है। मतलब इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो मतलब 2700 इंटू 1000 कर लो, 27 लाख, 27 लाख, ताई तो 27 लाख इंटू 15, 27 लाख 4 इंटू 15, 4 लाख 4 करोड़ 5 लाख, 4 ताई तो करोड़ 5 लाख 50 लाख, 4 करोड़ 5 4 लाख, करोड़ 5 लाख 5 लाख। 5 लाख, ठीक है ना। 45 नाउ नाउ अब देखो सर, तो डील जो हुआ था वो 3.67 करोड़ का था, लेकिन अभी डील वैल्यू क्या हो गया 4.05 करोड़। एज पर द एग्रीमेंट एबीसी ज्वेलर इज एंटाइटल्ड टू बाय गोल्ड फ्रॉम XYZ गोल्ड डीलर एट द प्राइस दे हैड प्रीवियसली एग्रीड। तो अभी किस दाम पे डील पक्का होगा, 4.05 पे भी 3.67 पे? 3.67 हेलो, 3.67 वो पे পুরোনো দামে एग्जैक्टली, হ্যাঁ बिकॉज वो लोग कॉन्ट्रैक्ट, 2450। यस, तो 9 दिसंबर के रेट में, हाँ ठीक है, 9 दिसंबर के रेट में वो लोग कंफर्म किया था, तो पुराना रेट में होगा, चाहे भले वैल्यू भले ही बढ़ जाए, ठीक है। तो प्रीवियसली जो दाम उन लोगों ने पक्का किया था दैट इज 2450, उसी दाम पे अभी एग्रीमेंट होगा, ठीक है। बिकॉज उन लोगों ने एग्जीक्यूशन कर लिया था 9 दिसंबर को, और ये 9 मार्च का रेट है 2700। द इंक्रीज इन गोल्ड प्राइस इंपैक्ट बोथ दी पार्टीज। चलो देखते हैं गोल्ड का दाम बढ़ने के कारण दोनों पार्टीज में क्या इफेक्ट आया है। सर एबीसी ज्वेलर का इफेक्ट देखो, एबीसी ने बाई गोल्ड फ्रॉम XYZ 2450 पर ग्राम, एबीसी का कितना सेव हो गया, 4.05 से 3.67 माइनस करो सर, कितना होता है? तो एक और प्रिया बोलो, 4.05 माइनस 3.
38 लाख सर, करके देखो कैलकुलेटर लेके, 38 लाख। तो सर 38 लाख इस एग्रीमेंट में एबीसी का फायदा है, तो फिर XYZ का लॉस कितना है? 38 लाख। 38 लाख ठीक है। सर, यही है फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट का खेल। अब और भी कॉन्सेप्ट है, ऑप्शन मार्केट क्या है, फ्यूचर मार्केट क्या है, क्या स्पेशलिटी आएगा, ये सिंपल फॉरवर्ड मार्केट में समझा रहा हूँ। इसी का प्रतिबिंब देखने को मिलेगा फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में थोड़ा डिफरेंट होगा, बट अलग अलग कॉन्सेप्ट है, समझाऊंगा सर। लेकिन अगर ये सिंपल चीज समझ में आ रहा है तभी जाके आपको और एडवांस चीज समझ में आ जाएगा। तो मतलब इस जो ये इस एग्रीमेंट में अब क्या होगा, 38 लाख का इसका प्रॉफिट है, 38 लाख का इसका लॉस, सिंपल सी बात, ठीक है। अब रियल लाइफ में कैसे होता है, स्टॉक मार्केट में कैसे होता है, ठीक है, कमोडिटी मार्केट में भी होता है, ठीक है, करेंसी मार्केट में भी होता है, जो लोग करेंसी कमोडिटी में भी इन्वेस्टमेंट करता है, हर केस में होता है, स्टॉक कमोडिटी करेंसी हर जगह में होता है इस तरह का डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट। अब आपको मार्केट नॉलेज होना चाहिए। सो XYZ gold dealers will have to buy gold from open market 2700 पर ग्राम। तो अभी क्या करना होगा, XYZ गोल्ड डीलर को ओपन मार्केट से 2700 पर ग्राम के हिसाब से खरीदना होगा और एबीसी को सेल करना होगा 2450 में। तो ये क्या हो गया, घाटे का सौदा हो गया। हाँ सर, ये घाटे का सौदा हुआ ना, मतलब बेसिकली इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे, लॉस लॉस बिजनेस हो गया, मतलब आपका कॉन्सेप्ट गलत था। आप कोई बोलेगा सर ये तो तुक्का था, नहीं सर, दिस इज नॉट तुक्का, दिस इज अ रॉन्ग एनालिसिस फ्रॉम XYZ, ठीक है, ये XYZ का रॉन्ग एनालिसिस था, ऐसा होता है मार्केट में, ठीक है। তবে যদি এটা উল্টো হয়ে যেত তাহলে তো সিনারিও পুরো চেঞ্জ হয়ে যেত। अब देखो सिनेरियो 2 में आ जाते हैं, ठीक है। अब सिनेरियो 2 में आ जाते हैं। तो the price of gold goes down as you on 9th March 2015, the price of gold is trading at 2050 per gram, ओरिजिनल प्राइस 2450, लेकिन 9th मार्च को इसका दाम कम होके 2050 पर ग्राम हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशंस में XYZ गोल्ड डीलर व्यू ऑन गोल्ड प्राइस हैज कम ट्रू, है ना, तब XYZ का व्यू सच सही निकला, एबीसी की जगह। एग्रीमेंट बना था 3.67 करोड़ का, बट नाउ विद द डिक्रीज इन गोल्ड प्राइस, गोल्ड का दाम कम हो गया है, डील वैल्यू क्या हो जाएगा, 2050 करके काउंट करो तो आपको ये मिलेगा 3.075 करोड़। However, according to the agreement, ABC Jewelry is obligated to buy gold from XYZ on 2450, लेकिन ABC को तो 9 दिसंबर के रेट में ही कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करना पड़ेगा, तो 2450 के हिसाब से पर ग्राम के हिसाब से अभी होगा, ठीक है, किसके लिए, ABC के लिए। अब इसमें खेल बदल गया सर, इसमें पासा बदल गया, ठीक है। अब XYZ और ABC के बीच में क्या कॉन्सेप्ट रहा था उसको देखो, ऑब्लिगेशन जो है, ऑब्लिगेटेड टू बाई गोल्ड फ्रॉम 2450 पर ग्राम, एबीसी को ज्वेलरी खरीदना था 2450 पर ग्राम के हिसाब से। इस हिसाब से देखा जाए तो 3.67 करोड़ एक्चुअली उनको देना था। करंट वैल्यू कितना हो गया, अगर आज के रेट में परचेस करता, मतलब 3,75,00,000। हाँ 9 दिसंबर में ये रेट था, बट 9 मार्च में रेट कम हो गया। हाँ सर, 9 मार्च में रेट कम हो गया, तो 3.05 करोड़ जो है ये आज का रेट है, तो इसमें एबीसी का लॉस कितना है, 59 लाख। समझ में आया, एबीसी का लॉस समझ में आया सर। प्रिया प्रिया बुझते पेरेছে। हाँ सर। अब XYZ का प्रॉफिट कितना है, ऑपोजिट है ना, बिकॉज उसको 2450 में आज बेच दिया, मतलब आज नहीं 9 दिसंबर को बेच दिया और आज रेट कम हो गया है, तो XYZ का जो व्यू था सही निकला, तो XYZ एंजॉय करेगा प्रॉफिट 59 लाख का, ठीक है। मार्केट का फ्यूचर है सर, यही दिस इज कॉल्ड फ्यूचर, कि फ्यूचर में दाम बढ़ेगा कि कम होगा, इसके लिए आपका मार्केट एनालिसिस क्या कहता है, ठीक है। अब देखो सर, अब मैक्सिमम टाइम जो सही रहेगा वही पैसा कमाएगा, ठीक है। स्टॉक मार्केट में, फ्यूचर मार्केट में इस तरह से पैसा कमाया जाता है। ये आपका सोच है, आपका शेयर का नॉलेज है, आपका स्टॉक का नॉलेज है, आपका करेंसी का नॉलेज है, आपका डेरिवेटिव का नॉलेज है, जो आपको करोड़पति क्या अरबपति बना देगा सर, ठीक है। तो even though gold is available at a much cheaper rate in the open market, ABC is forced to buy gold at a higher rate from XYZ gold dealer, hence incurring a loss because उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अब सिनारियो 3 में और एक चीज भी हो सकता है। तो एक सिनारियो था जब गोल्ड का प्राइस बढ़ के 2700 हो गया था, दूसरा सिनारियो ऐसा था जब गोल्ड का प्राइस कम होके 2050 हो गया, तीसरा सिनारियो इज दैट, थर्ड सिनारियो, द प्राइस ऑफ गोल्ड स्टेज द सेम, गोल्ड का प्राइस जैसा था वैसा ही है,
मतलब 2450 था, 2450 ही है। 9 दिसंबर को जो रेट था 9 मार्च को वही रेट है। तब क्या होगा? ना तो एबीसी को बेनिफिट, ना तो XYZ को बेनिफिट, हाँ इक्वल। इक्वल हो जाएगा। और क्या? तीन प्रोबेबिलिटी मार्केट का समझ में आ गया सर? সৈকত বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। दिस इज बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। স্যার তিনটে মার্কেট কি হলো? একটা হলো দুজনেরই ইকুয়াল, কারোর লাভও হলো না লোকসানও হলো না লাস্টটা। লাস্ট আর ফার্স্টটা হয়েছে গোল্ড ডিলার্সের লাভ, না না গোল্ড ডিলার্সের না, যে কিনেছিল বায়ার ছিল তার লাভ হয়েছিল। यस আর 38 লাখ का। সেকেন্ডটা আরেকবার একটু এক্সপ্লেন করে দিন তো, রিপিট করে দিন। सेकंड सिनेरियोতে কি হয়েছিল? सेकंड सिनेरियो में क्या हुआ था? एबीसी को लॉस हुआ था, मतलब बेसिकली XYZ गोल्ड डीलर को लॉस प्रॉफिट हुआ था 59 लाख का, और एबीसी ज्वेलर को लॉस हुआ था। जितना इसका प्रॉफिट होगा उतना ही उसका लॉस हो जाएगा, बिकॉज मार्केट 2450 से नीचे गिर के 2050 हो गया था पर ग्राम। लेकिन डील को कंप्लीट करना पड़ा 9 दिसंबर के रेट में, बिकॉज यही कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उनके बीच में, ठीक है। अब जिसने फ्यूचर पढ़ लिया पल्ला उसकी तरफ, है ना, जिसने फ्यूचर पढ़ लिया पल्ला उसकी तरफ, समझे ना। मतलब आप भी अगर आपके फ्यूचर को रीड करने में प्रॉब्लम में आ जाते हो, ठीक है, जैसे मानो आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके अंदर क्या हुनर है, अगर आप आपके हुनर के हिसाब से कुछ ना करते तो फिर क्या प्रॉब्लम होगा? फ्यूचर में जाके आपको दिक्कत होगा करियर को एस्टेब्लिश करने में। पॉइंट टू बी नोटेड सर, ठीक है। ये हर एक इंसान के केस में हो सकता है। आपका क्या अंडरलाइंग वैल्यू है, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। थोड़ा डिफरेंट बात कर रहा हूँ, मे बी साउंड साइकोलॉजिकल फिलोसॉफिकल, बट इट्स अ वेरी ट्रू। इफ यू कांट फाइंड योर अंडरलाइंग वैल्यू, ठीक है, कि आपका क्या अंडरलाइंग वैल्यू है, आप क्या अच्छा कर सकते हो, तो आपका फ्यूचर प्रेडिक्शन गलत हो जाएगा खुद के बारे में। तो फिर आप रॉन्ग पथ में जाओगे, तो आप अंडर वैल्यूड रह जाओगे, लॉस मेकिंग हो जाओगे। लेकिन अगर आप आपका खुद का वैल्यू समझ पाते हो तो आप बेसिकली क्या बन जाओगे? पॉजिटिव रह जाओगे, प्रॉफिटेबल रह जाओगे। यस और नो? यस सर। ठीक है सर, किसी भी एंगल से समझा जा सकता है। बहुत लोग बोलते हैं इक्विटी डेरिवेटिव क्या कॉन्सेप्ट है, समझ में नहीं आता। फ्यूचर एंड ऑप्शंस पता नहीं सर, कुछ नहीं है। स्टॉक मार्केट को जितना सिंपल तरीके से समझोगे, इक्विटी डेरिवेटिव थोड़ा सा एडवांस पार्ट, आई अंडरस्टैंड, बट इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, नो वन विल स्टॉप यू, ठीक है, नो वन कैन स्टॉप यू, बिकॉज ये एकदम सिंपल चीज है। बस समझने के लिए इच्छा होना चाहिए और प्रैक्टिकल के साथ जोड़ने का कॉन्सेप्ट रहना चाहिए। अच्छा, अब देखो, ये जो भी मैं आपको इतना देर से समझा रहा था, इसको थोड़ा सा विजिबली, मतलब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में समझाया, ठीक है, ग्राफ चार्ट के थ्रू से, स्टैटिस्टिकल वे में। कैसे हुआ देखो, एज यू कैन सी, थोड़ा सा इसको समरी करके समझाते हैं विजुअल इंपैक्ट में। ये आपका इंपैक्ट ऑन गोल्ड प्राइस ऑन एबीसी। एबीसी को क्या इंपैक्ट हुआ गोल्ड प्राइस का? एज यू कैन सी फ्रॉम द चार्ट अबव, ₹2450 पर ग्राम, देयर इज नो फाइनेंशियल इंपैक्ट फॉर एबीसी। जब प्राइस यहाँ पर है, पॉइंट टू बी नोटेड, व्हेन प्राइस इज 2450 रेंज में है, तब जीरो इंपैक्ट है ना। ये सर नो सर, जीरो इंपैक्ट। सिनेरियो 3 টা, हाँ बोल। सिनेरियो 3 টা, नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस, एग्जैक्टली, ब्रेक इवन टाइप्स। तो ब्रेक इवन भी नहीं बोल सकते, बेसिकली नॉट अ प्रॉपर डिसीजन मेकिंग, मतलब ठीक है, चलो कोई बात नहीं। There is no financial impact for ABC. However, as per the graph above, we can notice that ABC's financials are significantly impacted by directional movement. ठीक है, मार्केट में आपको बहुत चार्ट देखने को मिलेगा, पैटर्न देखने को मिलेगा। तो आगे आगे और भी चार्ट पैटर्न समझाएंगे फ्यूचर के अंदर भी, तो आप धीरे धीरे समझ जाओगे। डायरेक्शनल मूवमेंट, एबीसी's financials are significantly impacted by the directional movement of the gold price. Higher the price of gold, जितना गोल्ड का प्राइस बढ़ता है, एबीसी का सेविंग्स उतना बढ़ता है। गोल्ड का प्राइस जितना बढ़े जा रहा है 2450 से, जितना बढ़े जा रहा है, एबीसी का सेविंग्स उतना बढ़े जा रहा है। क्यों? बिकॉज उसने 2450 में नक्की किया XYZ के साथ, ठीक है। अब ये जितना बढ़ेगा एबीसी उतना क्या होगा? खुश होगा या दुखी होगा? खुश होगा। खुश होगा, ठीक है।
कि उसका सोच सही निकला, ठीक है। ABC is obligated to buy gold at a higher rate from XYZ thereby incurring a loss and और जब ऐसा होगा कि जितना मार्केट रेट कम होता जाएगा, जितना गोल्ड का प्राइस कम होता जाएगा उतना ABC के लिए क्या होगा, लॉस हो जाएगा, है ना। जितना कम होता जाएगा उतना लॉस होता जाएगा। तो ये ABC का इम्पैक्ट है। सिमिलरली अगर आप XYZ का इम्पैक्ट देखना चाहते हो, देख लो, जस्ट ऑपोजिट कर्व, जस्ट ऑपोजिट कर्व होगा। हाँ सर, एकदम सिंपल स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन है। जिस पॉइंट में 2450 है, नो प्रॉफिट नो लॉस फॉर XYZ आल्सो, बट जैसे जैसे गोल्ड का प्राइस कम होता जाएगा, कम होगा उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। जैसे जैसे इसका गोल्ड का प्राइस कम होता जाएगा, ठीक है, ये गोल्ड का प्राइस तो XYZ का प्रॉफिट बढ़ेगा। हाँ, ये सॉरी मैंने गलत बोला, दिस वन, हाँ दिस वन इज गोल्ड का प्राइस लो होता जा रहा है, ठीक है, फ्यूचर प्राइस कम हो रहा है तो इसका प्रॉफिट हो जाएगा। ये गोल्ड प्राइस लो हो रहा है इधर, ठीक है, गोल्ड प्राइस इधर लो हो रहा है ना, ठीक है, तो जितना गोल्ड प्राइस लो होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, उतना इसका प्रॉफिट होगा, और जितना गोल्ड का प्राइस बढ़ता जाएगा उतना इसका लॉस बढ़ेगा। तो दिस इज द लॉस सिचुएशंस एंड दिस इज द प्रॉफिट सिचुएशंस फॉर XYZ। I hope कि graphical presentation is also clear. ओके सर। सर अब आ जाते हैं सेटलमेंट में। सर सेटलमेंट कैसे होता है? सर मार्केट में इसका सेटलमेंट का भी अलग अलग तरीका दिखता है। करेंटली मैं आपको एक सिंपल फॉरवर्ड मार्केट का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अब धीरे धीरे मैं आपको फ्यूचर मार्केट में भी अभी लेके आ जाऊंगा, डोंट वरी। फ्यूचर मार्केट थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है, बट जैसा फॉरवर्ड में होता है फ्यूचर में भी ना वैसा ही होता है ऑलमोस्ट। थोड़ा बहुत कुछ स्पेशल देखने को मिलेगा फ्यूचर में, बट ऑलमोस्ट लाइक ए फॉरवर्ड मार्केट। तो कैसा होता है, ठीक है, ये सेटलमेंट कॉन्सेप्ट, मतलब ये ABC और XYZ के बीच में, ABC एंड XYZ के बीच में सेटलमेंट कैसे होगा। सर assume that 9th March 2015 the price of gold is 2700 per gram, मतलब बेसिकली इंक्रीज किया, as we have just understood at 2700 per gram। किसका प्रॉफिट है, ABC का प्रॉफिट है ना, बेनिफिट किसको होगा, अगर गोल्ड का दाम बढ़ेगा तो बेनिफिट ज्वेलर को है ना। तो एट द टाइम ऑफ द एग्रीमेंट दैट इज 9 दिसंबर 2014 15 kg गोल्ड कितने में चल रहा था, 3.67 करोड़। 9 मार्च 2015 में 15 kg गोल्ड का वैल्यू कितना हो गया, 4.05 करोड़। तो इस हिसाब से देखते हुए 3 महीने बाद एट द एंड ऑफ 3 मंथ, नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में भी ऐसे ही 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ इसी तरह का होता है, शेयर में भी, कमोडिटी में भी, गोल्ड में भी, गोल्ड का भी होता है, ठीक है। That is 9th March 2015 both the parties honored the contract। honor मतलब कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करना, that is called honor। अगर ऑनर नहीं होगा तो उसको डिसऑनर बोलते हैं। जैसे चेक दिया पर अकाउंट में पैसा नहीं है तो क्या बोलते हैं, चेक डिसऑनर हो गया, ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ पर क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट डिसऑनर, ऑनर कर रहा है, मतलब ऑनर मतलब कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कर रहा है, ब्रीच नहीं कर रहा है। हियर आर 2 ऑप्शंस अवेलेबल फॉर देम फॉर सेटिंग एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट को सेटल करने का, सेटलमेंट करने का 2 कॉन्सेप्ट इनके पास है सर। एक को बोलते हैं फिजिकल सेटलमेंट, दूसरे को बोलता है कैश सेटलमेंट। सर फिजिकल सेटलमेंट एंड कैश सेटलमेंट में क्या अंतर है, चलो फटाफट देख लेते हैं। Buyer of a forward contract pays the full purchase price and the seller deliver the actual asset. XYZ buy 100 kg gold from the open market by paying 4.05 crore and would deliver the same to ABC on the receipt of 3.67 crore. This is called physical settlement। मतलब समझ में आया सर, ध्यान से सुनो, रिपीट कर रहा हूं। ABC एंड XYZ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना था, ABC को XYZ से गोल्ड परचेज करना था, कितना गोल्ड, 15 kg गोल्ड। बदले में XYZ इसको क्या देगा, 15 kg गोल्ड देगा, और ABC इसको क्या देगा, 3.67 करोड़ रुपीस देगा। लेकिन क्योंकि मार्केट में प्राइस बढ़ गया है, 2700 हो गया है, अब XYZ को मार्केट से कितना दाम पे परचेज करना होगा, 4.05 करोड़, है ना। लेकिन ABC से कितना मिलेगा उसको, 3.67 करोड़ ही मिलेगा। तो XYZ को अपने पॉकेट से खर्चा करना पड़ेगा 4.05 करोड़, ABC से उसको मिलेगा 3.67 करोड़, और XYZ ABC को कितना गोल्ड दे देगा, 15 kg गोल्ड। दिस इज कॉल्ड फिजिकल सेटलमेंट। মানে যে কন্ট্রাক্ট হয়েছিল সে কন্ট্রাক্ট मतलब অনুযায়ী কাজ 15 kg गोल्ड के लिए ABC 4.65 देगा। ABC
नहीं, एबीसी गोल्ड के लिए 3.67 ही देगा, क्योंकि यही तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। এই কন্ট্রাক্টটা যা হয়েছিল সেটাই পালন করাটা হচ্ছে ফিজিক্যাল সেটেলমেন্ট। एग्जैक्टली जैसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अगर उसको पाई टू पाई फॉलो करेगा तो दैट इज फिजिकल सेटलमेंट। लेकिन XYZ को ओपन मार्केट से, गोल्ड का जो ओपन मार्केट है, मार्केट इंटरनेशनल मार्केट से जहां से भी वो परचेस करता है 4.05 में परचेस करना पड़ेगा। लेकिन ABC XYZ को 3.67, हाँ ज्यादा दाम पे ही परचेस करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। কিন্তু প্রি অর্ডার ছিল, তাই জন্য তোমার এটা নর্মালি যেরকম ছিল সেরকমই হচ্ছে, তাই জন্য ওটাকে বলছে ফিজিক্যাল সেটেলমেন্ট। नहीं, एक चीज है, यहाँ पर गोल्ड भी तो दे रहा है ना, मतलब गोल्ड भी तो ट्रांसफर हो रहा है। ওটাই বলছি যে প্রি অর্ডার ছিল, তাই জন্য प्री ऑर्डर और हाँ बोलो सर। ওপেন Contract যা মার্কেট যেটা হয়েছিল, বললেন ওটা কি? ওপেন Open মার্কেট থেকে নিচ্ছে, ওটা যে ডিলার সে নিচ্ছে ওপেন মার্কেট থেকে, यस ऑब्वियसली সেটা বেশি দামে নিচ্ছে। আমি নিতে হবে না, কারণ 9th মার্চে তো দাম বেশি আছে। আচ্ছা, কিন্তু তাহলে তো লস 700 টাকা হবে হয়ে সে যাবে। যদি কম দামে দেয় হ্যাঁ এবিসি তো কে, হ্যাঁ তো যদি লস ওটা হচ্ছে ফরওয়ার্ড এখানে। কন্ট্রাক্ট। 4 XY পয়েন্ট সামথিং এ কিনেছে ওটা আর 3 হ্যাঁ পয়েন্ট সামথিং এ দিচ্ছে, তো हाँ লস তো। लॉस तो XYZ के लिए लॉस तो এটাই তো ফরওয়ার্ড কন্ট্রাক্ট। दिस इज এটাই फॉरवर्ड তো कॉन्ट्रैक्ट ফরওয়ার্ড ना। কন্ট্রাক্ট। XYZ को लॉस होगा बट ABC को बेनिफिट है, वही तो मैं समझाया फर्स्ट सिनेरियो। এটা ফার্স্ট সিনারিও, दिस এটাই इज তো फर्स्ट ফরওয়ার্ড सिनेरियो, এটাই তো আমি বলছিলাম। दिस इज फर्स्ट सिनेरियो। तो फर्स्ट सिनेरियो का सेटलमेंट कैसे होगा वो अभी समझा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। सेटलमेंट कैसे होगा? सेटलमेंट ऐसा होगा कि भाई ABC XYZ को 3.67 देगा, बट XYZ मार्केट से 4.05 करोड़ से परचेस करेगा, लेकिन ABC XYZ को 3.67 ही पे करेगा और बदले में XYZ ABC को 15 केजी गोल्ड दे देगा। और ये मार्केट से 4.05 करोड़ में परचेस करना पड़ेगा। दिस इज ओपन मार्केट। ओपन मार्केट मतलब इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट, ठीक है, जहां से वो परचेस करके ला रहे हैं, मतलब बेसिकली मैन्युफैक्चरर वगैरह से। হ্যাঁ স্যার, ওটাই আমি বলছি, এটা তো লস হয়ে যাচ্ছে না। हाँ लॉस तो होगा, एक का लॉस एक का प्रॉफिट होगा ही है, ठीक है। স্যার তাহলে হচ্ছে এটাকে কি বলবো, ফিজিক্যাল না আরেকটা যেটা ছিল সেইটা? नहीं दिस इज फिजिकल। फिजिकल क्यों? बिकॉज गोल्ड ट्रांसफर हो रहा है ना, पूरा का पूरा पेमेंट हो रहा है, तो ठीक है पूरा पेमेंट हो रहा है जितना होना था, और गोल्ड भी ट्रांसफर हो रहा है, तो दिस इज फिजिकल, ठीक है। अब कैश देखो तो समझ में आ जाएगा कैश सेटलमेंट में क्या होता है। इन कैश सेटलमेंट देयर इज नो एक्चुअल डिलीवरी और रिसिप्ट ऑफ सिक्योरिटी। मतलब क्या है? इन कैश सेटलमेंट द बायर एंड सेलर विल एक्सचेंज द कैश डिफरेंस। As per the agreement, XYZ is obligated to sell gold at rupees 2450 per gram to ABC. In other words, ABC pays 3.67 crore in return for the 15 kg of gold, which is worth rupees 4.05 crore in the open market. However, instead of making these transactions, ABC paying 3.67 crore in return of the gold worth rupees 4.05 crore, two parties can agree to exchange only the cash differential in this case. That means it would be 4.05 minus 3.67, that is जो हम लोगों ने आपको बोला था 38 lakh. That means XYZ would pay 38 lakh to ABC and settle the deal. This is called a cash settlement. मतलब क्या है? सिंपल है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ऑलरेडी मैं आपको ऊपर में ही समझा दिया था। यहाँ पर जब मैं आपको सिनारियो समझा रहा था उसी टाइम पे मैं समझा दिया था कि ABC कैसे सेटलमेंट करेगा। XYZ गोल्ड डीलर का लॉस था ना, तो ये जो 38 लाख का लॉस है बेसिकली ये ABC को 38 लाख पे करेगा। सिंपल, बिकॉज ओके सर, ओके। हाँ बड़ा सिंपल बात है कि 4.05 करोड़ आज के डेट में मार्केट प्राइस है। दिस इज 9 मार्च का मार्केट प्राइस, 9 मार्च 15 का। তাহলে স্যার আমি ক্যাশ সেটেলমেন্টটাই করব, ফিজিক্যাল সেটেলমেন্ট কেন করব আমার লস যেখানে? हाँ मतलब देखो दोनों सेम ही है, ठीक है। अब फिजिकल से अगर ये एज पर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब देखो भाई दोनों पार्टी के बीच में क्या कॉन्सेप्ट है वो अपने अंदर करेगा ना। अगर एबीसी को मानो 15 केजी गोल्ड चाहिए तो फिर क्या करेगा? उसको तो फिर फिजिकल सेटलमेंट ही करना है। लेकिन अगर एबीसी बोलेगा नहीं नहीं मेरे को गोल्ड का डीलर नहीं, मतलब गोल्ड सेल नहीं ओके करना है, ओके। ठीक है। अगर अगर मानो कि एबीसी ज्वेलर जो है उसको गोल्ड चाहिए, हाथ में ही चाहिए, ठीक है, और बदले में वो पेमेंट करेगा XYZ को, तब तो उनको फिजिकली करना होगा। लेकिन अगर एबीसी और XYZ जस्ट एक नॉर्मल डील कर रहे हैं गोल्ड को बेसिस कर बना के, ठीक है, गोल्ड इज देयर बट दे जस्ट सेटल देयर एग्रीमेंट, ठीक है। तो बेसिकली देखो प्रॉफिट या लॉस कुछ तो हुआ, तो अभी XYZ एबीसी को 38 लाख का सेटलमेंट दे देगा। हाँ बोल।
বলছি যে ওই তোমার ক্যাশ সেটেলমেন্ট মানে হচ্ছে মানে আজকের ডেটে আমি যে প্রাইসে চলছে সেই প্রাইসেই কিনবো, বেসিক্যালি সেটাই। नहीं नहीं, कैश सेटलमेंट मतलब आज के डेट में जो दाम चल रहा है, कंफ्यूज क्यों हो रहा है वो तुम लोग। सुन सुन ध्यान से सुनना, बड़ा सिंपल है। एबीसी और XYZ के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसमें हमारे एग्जाम्पल में करेंटली जो सेटलमेंट में करा रहा हूँ, अभी गोल्ड का प्राइस बढ़ चुका है, ठीक है। करंट एग्जाम्पल के हिसाब से अभी गोल्ड का दाम चल रहा है 2700, ठीक है। हमारा ओरिजिनल गोल्ड का प्राइस था 2450। इस हिसाब से देखा जाते हैं तो फिर एक्चुअल जो डिफरेंस हो रहा है लॉस का, वो XYZ का 38 लाख का लॉस होता है। तो XYZ का 38 लाख का लॉस का मतलब है एबीसी के लिए 38 लाख का सेविंग्स, ठीक है, या प्रॉफिट। तो आप ऐसे सोचो कि कैश सेटलमेंट में और कुछ नहीं, एबीसी मार्केट से एबीसी जिस दाम पे बोला था उसी दाम पे खरीदेगा, ठीक है। तो दे जस्ट सेटल देयर कॉन्सेप्ट, मतलब ये दोनों के बीच में एग्रीमेंट था। अब जिसका लॉस है वो बाकी अमाउंट दूसरे को दे देगा, तो भी तो मतलब सेम होता है। मतलब बेसिकली XYZ का लॉस है, वो अपना लॉस का पैसा एबीसी को, एबीसी का प्रॉफिट होगा। बाकी झमेला में जाना ही नहीं है, ना गोल्ड लेना है, ना 3.67 करोड़ लाना है, ना 4.05 करोड़ से परचेस करना है, कुछ नहीं करना है। दे जस्ट सेटल देयर कैश डिफरेंस। ऐसा बहुत लोग करते हैं। धीरे धीरे आपको और समझ में आ जाएगा फ्यूचर मार्केट में। हेलो, बोलो सर, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। We will understand a lot more about settlement at much later stage. Still at this stage you need to be aware that there are basically two basic types of settlement. दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, कैश कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, ठीक है। अब ये कैसे होता है आगे आगे आपको मैं और समझाऊंगा, अभी टाइम नहीं आया। लेकिन दोनों चीज होता है या हो सकता है, ये आइडिया लेके आगे बढ़ते हैं सर, ठीक है। या स्वीकार बोलो सर, सुमित सवट्टा बोझा कैसे की जाएगी। अब आगे आगे सेटलमेंट सिखाऊंगा, ठीक है। फ्यूचर मार्केट कैसे सेटल होता है मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन सर एक सवाल है, सवाल क्या है, क्वेश्चन क्या है सर, व्हाट अबाउट द रिस्क। रिस्क क्या है। वी आर क्लियर अबाउट द स्ट्रक्चर, टर्म्स कंडीशंस, एग्रीमेंट, impact of price variations on either party. What about the risk involved? Do note the risk is not just with the price movement. सिर्फ प्राइस मूवमेंट में रिस्क नहीं है। जैसे एबीसी का रिस्क था कि अगर गोल्ड प्राइस मार्केट में गिर जाएगा, डिक्रीज करेगा, तो एबीसी के लिए रिस्क है। XYZ के लिए रिस्क क्या है, अगर दाम बढ़ जाता है तो ये XYZ के लिए रिस्क है ना, सॉरी दाम, हाँ गोल्ड प्राइस अगर कम हो जाएगा तो एबीसी का रिस्क है, XYZ के लिए हाँ दाम बढ़ जाएगा तो रिस्क है। नाउ पॉइंट इज दैट कि सर ये तो प्राइस का रिस्क है, देयर आर अदर मेजर ड्रॉबैक्स इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में और कुछ प्रॉब्लम दिखता है, ठीक है। क्या प्रॉब्लम दिखता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में सर, लिक्विडिटी रिस्क। सर व्हाट इज लिक्विडिटी रिस्क। In our example, we have conveniently assumed that ABC finds a party XYZ. ABC को XYZ मिल गया, who has an exact opposite view with a certain view on gold. Hence, they easily strike a deal. ठीक है। In the real world, this is not so easy. यहाँ पर जिस तरह से ABC को XYZ मिल गया, रियल वर्ल्ड में इतना आसानी से नहीं होता। In a real life situation, the parties would approach an investment bank. इन्वेस्टमेंट बैंक को अप्रोच करते हैं, डिस्कस देयर इंटेंशन। दिस इन्वेस्टमेंट बैंक वुड स्काउट द मार्केट टू फाइंड ए पार्टी। अब इन्वेस्टमेंट बैंक पार्टी ढूंढ के लाएगा जिसका व्यू ऑपोजिट रहेगा, तब जाके एक सर्टेन फी लेता है इन्वेस्टमेंट बैंक और ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो लिक्विडिटी रिस्क इसको बोलते हैं कि आपको सेल करना है और किसी को बाई करना है, लेकिन आपको बायर को सेलर मीट कराना रियल लाइफ में इतना इजीली नहीं होता। इसके लिए इन्वेस्टमेंट बैंक का मतलब बेसिकली विजिट करना पड़ता है, जो एक बेसिक फी लेके ये काम करके देता है। सर ये तो हो गया लिक्विडिटी रिस्क। सर देयर इज अनदर काइंड ऑफ रिस्क इज कॉल्ड डिफॉल्ट रिस्क और काउंटर पार्टी रिस्क। कंसीडर दिस, assume the gold price have reached 2700, ओरिजिनल प्राइस था 2450 पर ग्राम। अगर गोल्ड का दाम 2700 पर ग्राम हो जाता 3 महीने बाद, एबीसी को प्राउड फील होता बिकॉज ऑफ हिज डिसीजन, कि उसने जो डिसीजन लिया एबीसी वो बहुत अच्छा लिया एंड हैड टेकन 3 months ago. they are expecting XYZ to pay up, बट अगर XYZ पे नहीं किया तो सर ऐसा भी तो हो सकता है, फॉरवर्ड मार्केट है।
ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं चलता। तो ये फॉरवर्ड मार्केट का प्रॉब्लम है कि अगर XYZ नहीं दिया तो सर क्या रियल में भी ऐसा होता है? सर फ्यूचर मार्केट में ये सब प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया गया, डोंट वरी, अभी आते हैं, ठीक है। तो फॉरवर्ड मार्केट में डिफॉल्ट रिस्क और काउंटर पार्टी रिस्क है। काउंटर पार्टी या डिफॉल्ट जो है, मतलब जिसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को पालन नहीं किया तो, बेसिकली ब्रीच कर दिया तो, दिस इज कॉल्ड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देना। सर रेगुलेटरी रिस्क, सर क्योंकि ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, इज एग्जीक्यूटेड बाय म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टीज, ये म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग चलता है, एंड देयर इज नो रेगुलेटरी अथॉरिटी, कोई सेबी नहीं है, कोई एनएसी नहीं है, कोई बीएसी नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटी अ सेंस ऑफ लॉलेसनेस, मतलब कोई कानून प्रॉपर वे में इनको देख नहीं रहा है, ठीक है, विच इन टर्न इंक्रीज द इंसेंटिव ऑफ डिफॉल्ट होने का चांसेस बढ़ जाता है। ये फॉरवर्ड मार्केट बता रहा हूँ सर मैं आपको, ठीक है, जो अनऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। रिजिडिटी, both ABC and XYZ entered into this agreement on 9th December 2014 with a certain gold view. However, what would happen if their view would strongly change when they are halfway through the agreement? सर अगर बीच में किसी का मन बदल गया तो 9th December to 9th March, लंबा समय है सर। इसके बीच में अगर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाता है तो क्या होगा? The rigidity of the forward agreement is such that they cannot foreclose the agreement halfway through. हाफवे में आप इसको कुछ कर नहीं सकते। फ्यूचर मार्केट में इस सब प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया गया। आप हाफवे में कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के जा सकते हो, किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो। कुछ समझ में आ रहा है सर? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है फ्यू डिसएडवांटेजेस। স্যার রেগুলেটরি ওই রিস্কটা ওটা বলবেন তো প্রিভিয়াস ওয়ান। রেগুলেটরি রিস্ক মানে হচ্ছে বেসিক্যালি কোনো প্রপার অথরিটি নেই যারা ফরওয়ার্ড মার্কেটটাকে দেখবে। ফরওয়ার্ড মার্কেট में কোনো আইনের বাঁধন নেই, স্যার যেমন एग्जांपल লয়ের একটা কোনো দিন। বাঁধন নেই। एग्जाम्पल इन द सेंस लाइक जैसे सेबी, जैसे कि आप लोग ये जो NISM का पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, ये इक्विटी डेरिवेटिव का जो एग्जाम आप लोग देने वाले हो, ठीक है, अगला 1-2 महीने के अंदर आप लोग क्लियर करने वाले हो। सर ये एग्जाम कौन लेता है? सर ये NISM इंस्टीट्यूट जो है ये सेबी का है, ठीक है। क्या लिखा है? सेबी। सर हमारे देश में पूरा रेगुलेशन जो है मार्केट का वो सेबी करता है, या फिर आप ऐसे बोलो सेबी के अंडर पे एक्सचेंज है, ठीक है। एक्सचेंज में कौन है? जैसे ये कौन है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ये देखो सर फ्यूचर मार्केट में कितना सारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे मैंने यहाँ पर ITC लिखा तो मुझे ITC दिख रहा है, ठीक है। आप कोई और कंपनी देखोगे तो आपको दूसरे कंपनी दिखाई देगा, ठीक है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ कंपनीज जो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। ये देखो निफ्टी है, ठीक है, सिंबल सिलेक्ट करो, कंपनी वाइज अदानी पोर्ट का फ्यूचर देखने को मिलेगा, ठीक है। जो कंपनी पसंद करते हो वो कंपनी देखिए। आवाज कट रहा है, हेलो। হ্যাঁ বলছি এটা খুললে বলে একটা জিনিস জিজ্ঞাসা করছি। বলছি যে যেটা তোমার ইয়েলো কালারের রয়েছে এটা কল অপশনের চেন না? येलो ना ग्रीन? ইয়েলো এই যে বাঁদিকে যে ইয়েলোটা রয়েছে এটা না, এটা কল অপশনের চার্ট মনে হয় না, অপশন চেন। ও যাব হ্যাঁ কলে দিয়ে আছে, ঠিক আছে, কল পুট স্ট্রাইক প্রাইস চার্ট সব কিছু দেখাবো, ডোন্ট ওয়ারি, ঠিক আছে। ওয়েট করে যা, সব একসাথে জিজ্ঞেস করলে মাথায় ডান্ডা মারবো। হ্যাঁ একসাথে ওরকম সব কিছু বোঝানো যায় না, আগে বেসিকটা তো ক্লিয়ার করি। ওকে, তো তুই আজকে বুঝে যাবি, সবাইকে বুঝতে পারবি। খুললে বলে তাই জিজ্ঞাসা করলাম। মানে আমি যা ইচ্ছা খুলবো আর তুই যা ইচ্ছা জিজ্ঞেস করতে শুরু করবি। আমি কোনোদিন খুলি। अरे बोझाबो सब बोझाबो। अच्छा देख, तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है जैसे सेबी NSE BSE ये लोग क्या कर रहे हैं ना, कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, दे कंट्रोल, ठीक है। मैं सब कुछ दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लेके दिखाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो बेसिकली पॉइंट इज दैट कि ये जो NSE है BSE है सेबी है ये ऑथोरिटी है, रेगुलेटरी ऑथोरिटी है, ठीक है। तो ये मार्केट में एवरीथिंग कंट्रोल करेगा और शेयर मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जो बेसिकली फ्यूचर एंड ऑप्शंस डीलर है या फ्यूचर एंड ऑप्शंस पार्टी है, इनका जो इंटरेस्ट है उसको देखेगा, ठीक है। जैसे मानो ना, हो सकता है ना लंबा टाइम है 3 महीने का, हो सकता है किसी का माइंड बदल जाए, तो माइंड बदलेगा तो कोई चारा है क्या? मतलब क्या आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को किसी को सेल कर सकते हो? आपका मतलब मानो आपके पास है, क्या आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हो? ये सब उपाय आपको मैं फ्यूचर मार्केट में बताऊंगा, ठीक है। सो डिसएडवांटेजेस फॉरवर्ड मार्केट में जो अनऑर्गेनाइज्ड वे में होता है उसमें है, ठीक है।
So in India, future market is part of highly vibrant financial derivative market. In India, the future market is part of highly vibrant financial market. During the course of this module, we will learn more about future and methods to trade in this instrument efficient. तो आगे आगे मैं आपको फ्यूचर मार्केट के बारे में बताने वाला हूँ कि किस तरह से फ्यूचर मार्केट का सेटलमेंट होता है, ठीक है, और फ्यूचर मार्केट एग्जैक्टली किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो चलो मैं अभी आपको अगला 10-15 मिनट फ्यूचर मार्केट के बारे में बात करता हूँ। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए सर, क्या आपको फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? হ্যাঁ দাদা পুরো। হ্যাঁ স্যার। ठीक है सर, फॉरवर्ड समझना बहुत जरूरी था, बिकॉज फॉरवर्ड मार्केट जो है उसी कॉन्सेप्ट में फ्यूचर चलता है, लेकिन फ्यूचर में कुछ रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स आ जाता है। रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स इन द सेंस, बिकॉज वो जो रेगुलेशंस है ना प्रॉपर, ठीक है, वो प्रॉपर रेगुलेशंस के थ्रू से फ्यूचर मार्केट चलता है, और तभी वो इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट इतना पॉपुलर हुआ है, ठीक है। ये जो इक्विटी डेरिवेटिव है, जिसके कारण मार्केट में इतना जॉब का डिमांड है, बहुत डिमांडिंग है सर, वेरी वेरी हाईली डिमांडिंग आज के डेट में, ठीक है। अगर आप नॉलेज लेके जाते हो तो आपका ग्रोथ भी बहुत आएगा, ठीक है। स्टार्टिंग शायद मिनिमम से स्टार्ट करना पड़े, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे हाई डिमांडिंग है सर आज के डेट में। लॉट्स ऑफ ब्रांड इज देयर, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट्स हैं, ICICI डायरेक्ट, मोतीलाल ओसवाल, ठीक है, HDFC, SBI, नाम खत्म नहीं कर सकता, इतना सारा कंपनीज हैं जो इक्विटी डीलर को या इक्विटी एडवाइजर को हायर कर रहा है सर। लेकिन नॉलेज लेके जाओ ताकि मार्केट में कुछ काम आ पाओ। सर अभी फ्यूचर मार्केट स्टार्ट करते हैं सर। तो जैसे कि आपको मैं बोला इन आवर प्रीवियस चैप्टर, कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल दिया, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का, जहां पर दो पार्टी था, एक्सचेंज कैश और गुड एट सम पॉइंट इन फ्यूचर, है ना। मतलब या तो गुड्स मतलब जैसे गोल्ड ट्रांसफर करके पैसा दे रहा था, या फिर कैश सेटलमेंट कर रहा था। We inspected the structure of transaction and understood how the variation in price impact the parties involved. ये भी देखा। Towards the end of the chapter, we had listed down 4 key risk. हम लोगों ने 4 रिस्क के बारे में बताया, ठीक है ना। जैसे कि आपको अभी अभी बोला, एक लिक्विडिटी रिस्क के बारे में बोला, एक डिफॉल्ट रिस्क के बारे में बोला, एक रेगुलेटरी रिस्क के बारे में बोला, और एक रिजिडिटी मतलब ढीठ है, ठीक है। जैसे हाफ वे में अगर कोई अपना कॉन्ट्रैक्ट छोड़ना चाहता है या ट्रांसफर करना चाहता है, ऐसा किसी भी तरह का मतलब फैसिलिटीज फॉरवर्ड मार्केट में नहीं मिलेगा आपको, बिकॉज वो अनऑर्गेनाइज्ड है ना। तो अनऑर्गेनाइज्ड में तो बहुत कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर आप फ्यूचर जो ऑर्गेनाइज्ड वे में चलता है, यहाँ पर आपको बहुत सारा फैसिलिटीज मिलेगा। We will continue referring to the same example in this chapter as well. Hence, you may want to refresh your understanding of the example quoted in previous chapter. मतलब कहने का मतलब है जो प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ा, वैसे ही एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पर भी लेंगे। From the previous chapter, one thing is quite clear: if you view the price of an assets, you can benefit significantly by entering into the forward agreement. All one needs to do is find a counterparty. आपको हमेशा ऑपोजिट में कोई होना चाहिए, आपको ढूंढना है। Needless to say, forward agreement is limited by inherent risk involved, all of which is overcome by future agreement. मतलब फॉरवर्ड में जो नहीं मिलता वो सभी चीजें फ्यूचर में आपके लिए अवेलेबल कर दिया जाता है। मतलब आपको काउंटर पार्टी भी ढूंढने के लिए इतना झमेला नहीं होता। तो उसके लिए एक्सचेंज है। एक्सचेंज का काम क्या है? हाँ सर, अगर आप एक्सचेंज में आते हो, एक्सचेंज का काम क्या है? हाँ, एक्सचेंज का काम यही होता है कि आप बायर के लिए सेलर ढूंढना, सेलर के लिए बायर ढूंढना। बात समझ में आ रहा है सर? सेलर के लिए बायर ढूंढना, बायर के लिए सेलर ढूंढना, दैट इज द वर्क ऑफ एक्सचेंज। ये जो NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE इज ऑल्सो देयर, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इनका काम ही ऐसा होता है कि जो बाई करना चाहता है वो बाई करेगा तो उसके लिए सेलर ढूंढ के देगा, जो सेल करना चाहता है वो सेल करने करेगा, उसके लिए सेलर बायर ढूंढ के देगा। कुछ समझ में आ रहा है सर? ढूंढ के देगा मतलब बेसिकली इट्स लाइक, जैसे क्या बताऊं सर, मैट्रिमोनियल साइट समझते हैं आप लोग? हाँ, मैट्रिमोनियल साइट्स में क्या होता है, दूल्हा को दुल्हन ढूंढ के देता है, दुल्हन को दूल्हा ढूंढ के देता है, मतलब ब्राइड एंड ग्रूम एक दूसरे को ढूंढता है। यस और नो? हेलो सर, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. सिंपल है सर। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर एग्रीमेंट is an improvisation of the forward agreement. The future contract is designed so that it retains the core transactional structure of forward market. At the same time, it eliminates the risk associated with the forward contract. Forward agreement would give you a financial benefit as long as you have accurate directional view of an asset's price. मतलब अगर आप एकदम प्रॉपर व्यू रखते हो तो आप
प्रॉफिट कर पाओगे या बेनिफिट कर पाओगे. दिस इज व्हाट आई मीन व्हेन आई से कोर ट्रांजैक्शनल स्ट्रक्चर. This means in bit absurd, but think about it. The transaction structure of an old generation car was to transport you from point A to point B. Point to be noted, sir. एक another example use कर रहा हूँ. पुराने टाइम के जो कार होता था उसका क्या कॉन्सेप्ट होता था? उसका कॉन्सेप्ट ये होता था कि आपको एक जगह से दूसरे जगह में ट्रांसपोर्ट करे. However, the new generation कार क्या है? न्यू जनरेशन के कार में इम्प्रोवाइजेशन आ गया, सेफ्टी फीचर्स डाल दिया गया, एयर बैग्स, सीट बेल्ट्स, ABS, पावर स्टीयरिंग एक्सेट्रा. ये पुराने जमाने के कार में नहीं होता था. तो पुराना कार भी जो करता था न्यू कार भी वही करता है. इसका मतलब ये है कि फॉरवर्ड जो करता था फॉरवर्ड मार्केट जो करता था फ्यूचर मार्केट भी वही करता है, लेकिन थोड़ा सेफ्टी मेजर के साथ. मतलब आपको प्रॉब्लम से बचाएगा. बात समझ में आया सर? बात समझ में आया सर? Yes, sir. So transactional structure, that is to help you move from the point A to point B. This is the same distinction between forward and future agreement. ठीक है. अब चलो सर देखते हैं कि क्या एग्रीमेंट बन सकता है फ्यूचर मार्केट में. फ्यूचर एग्रीमेंट कैसे बन सकता है सर? As we know, the core transactional structure of future and forward is the same, and I guess it makes sense to look into the features and their distinguished features from future and forward. We'll have a quick sneak peek into these features in this chapter. मतलब थोड़ा फीचर्स देखेंगे. ठीक है. तो इसके लिए we'll dig into the मतलब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा डिग करेंगे, मतलब खोदेंगे डिटेल्स में. सर हम लोग जो एग्जाम्पल लिए थे ABC और XYZ का, उसी में चलेंगे. ठीक है. ABC Jewelers agrees with XYZ to buy a certain quantity of gold at a certain point in the future. ABC XYZ से 15 kg गोल्ड लेना चाहता था फ्यूचर में. 9 दिसंबर को एग्रीमेंट किया था 9 मार्च के लिए 2015. Now imagine this, what if ABC found it really hard to find XYZ as a counterparty to the agreement? अगर ABC को XYZ को ढूंढने में दिक्कत होता तो मतलब ABC को गोल्ड चाहिए बट XYZ नहीं मिल रहा है मार्केट में, मतलब गोल्ड डीलर नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे? So what if ABC found it really hard to find XYZ? Under such circumstances, though ABC has a certain view on gold and is also willing to enter into a financial agreement, they would be left helpless because there is no counterparty. मतलब ABC चाहता है कि वो गोल्ड खरीदे आज के रेट में, बट सेल करने के लिए कोई नहीं है. मतलब ऑपोजिट साइड में एग्रीमेंट बनाने के लिए कोई नहीं है. तो क्या होगा? अब यहीं पर खेल है फ्यूचर मार्केट का. Imagine this, what if ABC instead of spending its time and effort to scout the counterparty ढूंढने में अगर वो टाइम लगाएगा तो मुश्किल, अपना बिजनेस छोड़ के काउंटरपार्टी ढूंढेगा क्या? डिसाइड टू वर्क इनटू फाइनेंशियल सुपरमार्केट. फाइनेंशियल सुपरमार्केट जैसे कि हम लोग मॉल में जाते हैं ना, मॉल में क्या करने जाते हैं? कपड़ा खरीदने जाते हैं. हमको कुछ खरीदना है तो उधर सेलर है. आपको मेरा बात समझ में आ रहा है? अगर हम लोग मॉल में जाते कि नहीं जाते? ঠিক মানে ফিনান্সিয়াল সুপারমার্কেট অ্যাজ এ এক্সাম্পল এখানে মানে ব্যাপারটা হচ্ছে এটা হচ্ছে এক্সচেঞ্জ আর কি, মানে बेसिकली স্টক एक्सचेंज. মার্কেটের ভাষা. हाँ बेसिकली सर. ठीक है. फाइनेंशियल सुपरमार्केट बेसिकली लाइक NSE, BSE. ठीक है. दीज आर बेसिकली फाइनेंशियल सुपरमार्केट. ठीक है. जहां पर बहुत सारा कंपनी अपना दुकान बना के बैठा हुआ है. ठीक है. बहुत सारे BSE NSE मिला के 5-7 हजार कंपनीज लिस्टेड है, सब अपना दुकान खोल के बैठे हुए हैं. आप फाइनेंशियल सुपरमार्केट में जाओ, फिर मेनी काउंटर पार्टीज आर विलिंग टू टेक द ऑपोजिट व्यू. कोई ना कोई है जो आपका उल्टा व्यू रखता है. आपको लगता है ना कि फ्यूचर में गोल्ड का प्राइस क्या लगता है? ABC को गोल्ड प्राइस क्या होगा? इंक्रीज होगा. अब जब आप सुपरमार्केट में जाओगे, मतलब NSE में जाओगे, अब फिजिकली जाने का जरूरत नहीं, ऑनलाइन में अवेलेबल हो जाता है आज के डेट में. ठीक है. एक जमाना था जब फिजिकली जाना पड़ता था NSE के ऑफिस में, BSE के ऑफिस में, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिस में. ठीक है. वही होता था. ठीक है. ओल्ड एक्सचेंज ऑफिस अगर देखना चाहोगे इमेज, ये देखो सर, पुराने जमाने में ऐसे स्टॉक एक्सचेंज में लोग खड़े होके बोली लगाता था. बोली लगाना मतलब बेसिकली बीट करना. ठीक है. भाई तुम कितना दाम दे रहे हो, मैं इतना दाम देना चाहता हूँ. तुम कितना दाम दे रहे हो, मैं इतना दाम देना चाहता हूँ. समझ में आ रहा है सर? ये देखो, ये सब
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 130 साल पुराना, ठीक है, अलग अलग देशों में, भारत में भी रहा है, इंडिया में भी बीएसई था, ठीक है। ये देखो सर, ये बीएसई का पुराने जमाने में इस तरह से ब्रोकर्स ट्रेड करता था, बिड लगा के बोली लगता था, बीड करता था, ठीक है। 1950-60 तक भी ऐसा चल रहा था, 70s तक भी था, लेकिन 1990s के बाद, 1992 के बाद धीरे धीरे सब डिजिटल हो गया, ठीक है। ये पढ़ाऊंगा सर, आप लोगों के चैप्टर के अंदर है, ठीक है। আমাদের মার্কেটে মানে हाँ আমাদের ইন্ডিয়ান বলছি আমাদের ইন্ডিয়ান মার্কেটে हाँ 1998 আর 1992 के बाद फॉरेन में और भी पहले हुआ है, अमेरिका वगैरह में, ठीक है, वो लोग थोड़ा और पहले हो गया है। तो बेसिकली जैसे कि मैं आपको बोला, जैसे ये एक चैप्टर आएगा तब मैं आपको और डिटेल्स में समझाऊंगा। इक्विटी डेरिवेटिव के अंदर आप लोगों को दिया है, नॉर्मली मैं सीएस फाइनल, सीए एग्जीक्यूटिव, सीएस एग्जीक्यूटिव में पढ़ाता हूँ, जैसे चैप्टर इन सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, लास्ट में होगा ये लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से पुराने ज़माने में स्टॉक मार्केट काम करता था, ठीक है, रेगुलेशन इन ट्रेडिंग, ओल्ड टाइम में क्या होता था, बताऊंगा सर, ठीक है, ठीक। अच्छा चलो आ जाते हैं। यहाँ पर एबीसी ज्वेलर जो है उसको काउंटर पार्टी ढूंढने के लिए टाइम देने की जरूरत नहीं है इतना, वो क्या करेगा, फाइनेंशियल सुपरमार्केट में जाएगा और काउंटर पार्टी ढूंढेगा। इट्स सच अ फाइनेंशियल सुपरमार्केट इन प्लेस, एबीसी हैज टू अनाउंस इट्स इंटेंशन, एबीसी को बस अपना इंटेंशन बताना होगा, वहां जाके चिल्लाना होगा कि भाई मैं आया हूँ यहाँ पर क्या करने, 2450 में गोल्ड खरीदने, आपको बस अपना इंटेंशन बताना होगा। ऑनलाइन में भी आप अपना प्राइस लिख के दे दोगे, भाई इतना दाम पे मैं परचेस करना, बाई करना चाहता हूँ। तो कोई अगर है ना उल्टा साइड में जो 2450 में गोल्ड आपको बेचेगा, पर ग्राम का बेच देगा आपको, ठीक है, या फिर आपके साथ डील कर लेगा 3 महीने कॉन्ट्रैक्ट में। समझ में आ रहा है सर? एबीसी को जस्ट अनाउंस करना होगा एंड द विलिंग काउंटर पार्टीज वुड लाइन अप टू टेक द ऑपोजिंग स्टांस। But more a true financial supermarket in this sort would just have people with a view on gold, जिसका गोल्ड में व्यू है, but instead will have also have people with a view on silver, copper, crude oil, ठीक है, जैसे गोल्ड का बात मैंने बोला वैसा ही सिल्वर मार्केट हो सकता है, कॉपर मार्केट हो सकता है, क्रूड ऑयल हो सकता है, प्रीटी मच एज एसेट क्लास इंक्लूडिंग स्टॉक, स्टॉक मतलब शेयर मार्केट, ठीक है। तो अलग अलग प्रोडक्ट के बेसिस में लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको कॉमोडिटी मार्केट में लेके जाऊँ ना, कॉमोडिटी फ्यूचर, ठीक है, जस्ट मैं यहाँ पर टाइप करूंगा कॉमोडिटी फ्यूचर। तो कॉमोडिटी फ्यूचर में बहुत सारे, आप अगर बहुत सारे जगह से आप जा सकते हो, मैं आपको एमसीएक्स में लेके चलता हूँ, जो एक्सचेंज है, मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ठीक है। दिखाई दे रहा है क्या आपको? हेलो, दिख रहा है? बोलो ना। হ্যাঁ দাদা। ये देखो सर, ये सब गोल्ड का करंट sir. प्राइस चल रहा है, दीज आर गोल्ड करंट प्राइस, हाँ, गोल्ड इज देयर, सिल्वर इज देयर, ये देखो सिल्वर का 60,489, क्रूड ऑयल 8394, ठीक है, कॉपर, जिंक, कॉटन, लेड, ठीक है। फ्यूचर देखना चाहोगे, फ्यूचर भी है, ये देखो फ्यूचर में जाओ, फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर में जाओगे तो आपको सारा फ्यूचर डिटेल्स ये एल्यूमिनियम फ्यूचर्स, कॉपर फ्यूचर, क्रूड ऑयल फ्यूचर, ठीक है, सब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कैसे काम करते हैं। ऐसे ये कमोडिटी मार्केट है, मैं आपको कमोडिटी मार्केट नहीं सिखा रहा हूँ अभी, हाँ सर, मैं अभी आपको स्टॉक मार्केट में सिखा रहा हूँ। बेसिकली मेरा करंट अप्रोच क्या है, आपको स्टॉक समझाना, बट मैं आपको गोल्ड से क्यों बताया सर, इसलिए गोल्ड से बताया बिकॉज गोल्ड सबको समझ में आता है ना। स्टॉक का नॉलेज अगर सबको ना भी है तो धीरे धीरे स्टॉक समझ जाएगा, बट काम सिमिलर वे में करता है, जैसे गोल्ड का मार्केट करेगा वैसा ही स्टॉक मार्केट भी करता है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। जिनको बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का नॉलेज हो गया, जो टेक्निकल एनालिसिस पढ़ता है या पढ़ेगा, या जो फंडामेंटल एनालिसिस भी करता है, उनको भी धीरे धीरे सब चीज समझ में आ जाएगा। तो ये एक सेगमेंट है इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस इक्विटी डेरिवेटिव, आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा, ठीक है। तो बस इतना कहना चाहता हूँ, जस्ट आपका नॉलेज को ग्रोथ करते जाइए, सारा चीज एकदम दिमाग में घुस जाएगा, बस समय देना चाहिए। अच्छा आगे देखें साहब, तो अपोजिंग स्टांस वाले लोग ऑटोमेटिक लाइन पे लगेगा। व्हाट मोर अ ट्रू फाइनेंशियल सुपरमार्केट इन दिस शॉर्ट वुड बी people with a view on gold but instead will have to people with a view of silver, अलग अलग व्यू हो सकते हैं। In fact this is exactly
how future contract are made available. They are available and accessible to all of us and not just available to a corporate or ABC Jewelers. सबके पास अवेलेबल है फ्यूचर मार्केट, मतलब इंडिविजुअल जैसे हम आपके जैसे लोग नहीं ना मार्केट में जा सकते हैं। एबीसी ज्वेलर्स एक बिजनेस है, कॉर्पोरेट बिजनेस भी अलग है, सभी कोई जा सकते हैं। द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर अवेलेबल टू अस इन द फाइनेंशियल सुपरमार्केट, ऑफन कॉल्ड इट एक्सचेंज। हम लोग इसको एक्सचेंज बोलते हैं, जैसे बीएससी एनएससी। एक्सचेंज कैन बी अ स्टॉक एक्सचेंज और ए कमोडिटी एक्सचेंज। मैं आपको दोनों चीज बता रहा हूँ। जैसे एनएससी क्या है, एनएससी इज अ स्टॉक एक्सचेंज, मतलब यहाँ पर कंपनी का स्टॉक बिकता है, मतलब स्टॉक मीन्स शेयर। जब शेयर का सारा शेयर कैपिटल पेड अप हो जाता है तो उसको स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये कॉन्सेप्ट भी लॉ में बताया जाता है, आगे आगे बताऊंगा शेयर में क्या फर्क है, स्टॉक में क्या फर्क है। तो ये स्टॉक एक्सचेंज हो गया। और ये क्या है, ये कमोडिटी एक्सचेंज है। देखो मेटल, एनर्जी, ये सब बिकता है यहाँ पर, हर तरह का मार्केट है सर। आपको बस मार्केट का नॉलेज गैदर करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ ये बता रहा हूँ सर, मार्केट काम कैसे करता है। बोलो सर, बोलो सर। कमोडिटी एक्सचेंज में जहाँ पे, बोलो बोलो, अब बोलिए ना। जहाँ पर सिल्वर, कॉपर, क्रूड ऑयल, इस तरह का एसेट क्लास बिकता है, दैट इज कॉल्ड कमोडिटी एक्सचेंज। उस तरह का एसेट क्लास का शेयर और स्टॉक, क्या मीटर? शेयर क्या होता है, It is शेयर मतलब कंपनी का शेयर, ठीक है। उसके लिए आपको एनएससी बीएससी में जाना पड़ता है, ठीक है। और अगर आपको कमोडिटी परचेस करना है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैं कमोडिटी का अलग कॉन्सेप्ट कभी क्लास में कराऊंगा, मतलब जब कमोडिटी मार्केट का क्लास स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अभी तो मैं बेसिकली इक्विटी फोकस बात करूंगा। तो जस्ट आपको मैं समझाने के लिए बोला कि जैसे हम लोग स्टॉक भी परचेस कर सकते हैं, वैसे हम लोग कमोडिटी भी परचेस कर सकते हैं, ओके। ठीक है। तो ये जो चीज जिंक, कॉटन, ये सब चीजें मार्केट में बिकता है सर, ठीक है। मतलब बिकता है मतलब आपको जाके गोल्ड खरीदना नहीं है, सब मतलब ऑनलाइन में होगा। आपके घर में गोल्ड लाने का भी जरूरत नहीं है, सिर्फ सेटलमेंट में काम होगा। अगर आपको समझ में ऐसा आ रहा है कि आपको मानो समझ में आ रहा है कि गोल्ड का प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाला है, तो आप इस दाम पे परचेस करके रख लो, जब दाम बढ़ जाए तो सेल कर देना। समझ में सर आया? एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, मैथमेटिकल क्वेश्चन या थियोरेटिकल? मिक्स्ड अप क्वेश्चन है। मिक्स्ड, ओके। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। कॉन्सेप्ट में मैं क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा, Okay. 2-3 क्लास जाने दो, मैं क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा। पहले नॉलेज तो गैदर कर लो सर, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लो, नहीं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा ना, ओके सर, ठीक है। आसमान से टपकेगा और खजूर पे लटकेगा, ठीक है। इसलिए पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर में ध्यान दो। अच्छा, you may still not be very clear about future, that is all right. Keep the following points in this perspective. We will shortly consider future examples and you should be clear about how future agreement work. तो चलो हम लोग थोड़ा फ्यूचर एग्रीमेंट कैसे काम करता है 5-10 मिनट में देख लेते हैं। सुमित देख, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मिमिक्स द अंडरलाइन। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है, अंडरलाइन को मिमिक करता है। अंडरलाइन में आपको बोला था, जिस एसेट्स के बारे में बात कर रहे हो उसी का कैश मार्केट या स्पॉट मार्केट। In the example of ABC Jewelers and XYZ gold dealer, the forward agreement was based on gold. तो gold क्या था, एसेट था और gold का प्राइस। However, when it comes to future contract, the agreement is based on assets future price. Agreement future price पे होगा। The future price mimics the assets. Future price asset को mimic करेगा। Mimicry मतलब समझते हो ना, कॉपी करना, which is also called underlying. For example, gold as an asset can have a gold future. Gold एक assets है जिसका future भी है। जैसे मैं आपको तब से समझा रहा हूँ ना, टीसीएस एक एसेट्स है या आईटीसी एक एसेट्स है, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ। आईटीसी एक एसेट्स है, इसका फ्यूचर आईटीसी का फ्यूचर है, ठीक है। तो आज के एसेट्स के ऊपर बेस करके उसका फ्यूचर पे पहुंचना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अंडरलाइंग, ठीक है। किसके बेसिस में बोलोगे, तो आज का आईटीसी के ऊपर डिपेंड करता है कल का आईटीसी, आज के गोल्ड के ऊपर डिपेंड करता है कल का गोल्ड, ठीक है, फ्यूचर का गोल्ड। तो please think of the underlying and its future contract somewhat as twin siblings, मतलब kind of twin siblings जैसे, मतलब एक दूसरे का, जैसे हम बोलते हैं ना जॉमोज, ठीक है, या जड़ुआ, ठीक है, जुड़वा बोलते हैं ना, जुड़वा या जॉमोज। हाँ सर, twins exactly. Whatever the underlying asset does, the future contract does the same. underlying जो करेगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ठीक वैसा ही काम करेगा।
Therefore, if the price of underlying goes up, future contract price would also go up. Likewise, if the price of underlying goes down, the future contract price also goes down. Say for example, सर अगर आप देखोगे आईटीसी का मार्केट प्राइस आज बढ़ा है, आईटीसी शेयर देखो सर, ये आईटीसी का आज का मूवमेंट है शेयर का, सॉरी ये देखो सर 265 से 270 80 के आसपास आज ही मूवमेंट किया है, ठीक है। तो जैसे ये आज मूवमेंट किया है ना, अब इसका फ्यूचर को देखोगे ना, ये देखो ये भी 270 के आसपास ही मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। সকালে 70 हाँ ठीक है, तो एग्जैक्टली तो उसी तरह से ना ये भी अपना मूवमेंट को बनाएगा। मैं आपको धीरे धीरे दिखाऊंगा कि किस तरह से इसका मूवमेंट फ्यूचर मार्केट में चेंज होता है, या किस तरह से ये अपना फ्यूचर मार्केट को मतलब बेसिकली कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करते हैं। ये अभी भी टाइम नहीं आया, इसलिए मैं अभी बता नहीं रहा हूँ, धीरे धीरे आपको पूरा चीज समझाऊंगा कि किस तरह से फ्यूचर में बाई सेल करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट है, अगर आप अंडरलाइन को समझते हो ना तो आप फ्यूचर को भी समझ जाओगे। तो प्लीज मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड अंडरलाइन एंड धीरे धीरे आपको फ्यूचर समझ में आ जाएगा, बिकॉज कॉपी करता है अंडरलाइन को, कॉपी करता है फ्यूचर। if the price of the underlying goes up, future contract at least underline মানেটা এটাই দাঁড়ালো যে দামে আমি কথা হয়েছে সেই দামটাই হবে in the future। अंडरलाइन का मतलब ये नहीं हुआ, अंडरलाइन का मतलब ये हुआ कि अगर जैसे मानो ये करंट मार्केट है, जैसे ये आईटीसी का करंट प्राइस चल रहा है, ठीक है। करेंटली अगर आप आज का मार्केट देखोगे, आईटीसी 265 में चल रहा था मॉर्निंग को, अभी आईटीसी 277 आसपास चल रहा है, अभी 273 नीचे आ गया। तो ये एक दिन का बता रहे हैं। तो ये अगर आप 5 दिन 1 महीने के हिसाब से भी सोचोगे, तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आईटीसी में पॉजिटिव ग्रोथ है तो आईटीसी फ्यूचर अलग है, बिकॉज ट्विन सिबलिंग्स है ना। तो अगर ये एक भाई है तो दूसरा भाई फ्यूचर भाई है, फ्यूचर में ट्रेड अलग होता है। अगर ये पॉजिटिव मूवमेंट में है तो फ्यूचर भी पॉजिटिव में रहेगा, अगर ये नेगेटिव मूवमेंट में रहेगा तो जैसे दूसरा कोई शेयर ले ले जो नेगेटिव मूवमेंट में है, कोई एक कंपनी, सुमित जल्दी बता। पेटी কোম্পানি, হ্যাঁ পেটিএম, এলআইসি মারো, এলআইসি নতুন কোম্পানি। एलआईसी, एलआईसी ठीक है। देखो सर एलआईसी न्यूली एस्टेब्लिश हुआ है, मतलब मार्केट में लिस्टेड हुआ है, एलआईसी नेगेटिव दिख रहा है, ठीक है 3-4 दिन से। तो अगर एलआईसी नेगेटिव है तो एलआईसी का फ्यूचर भी नेगेटिव है। हाँ बोलो, हाँ बोलो सर। মানে স্যার এখান থেকে তো এটা এলআইসি যেটা এই মানে দেখাচ্ছেন আপনি, মানে এখান থেকে তো এটা তো অবজার্ভ করাই যাচ্ছে যে এটা ফিউচারেও স্যার ইয়েই থাকবে, নেগেটিভই থাকবে, মানে এর আন্ডারলাইং অ্যাসেটটা তো স্যার নেগেটিভ। ना ना, ये शॉर्ट टर्म मूवमेंट है, ये एक शॉर्ट टर्म मूवमेंट है। ये डेफिनेटली नहीं कहा जा सकता कि आज नेगेटिव है तो इसका मतलब कल भी नेगेटिव रहेगा, ठीक है। হ্যালো, हाँ बोल। আর একটা কোম্পানি বলছি, একটু সার্চ করো একটু, আরবিএনএল। তো স্যার এই যে মানে মানে আমার মাথায় যে ব্যাপারটা এলো, যেটা স্যার আপনাকে বললাম, আপনি যেটা বললেন এটা শর্ট টার্ম মুভমেন্ট। তো স্যার এইটা মানে মানে এই যে মানে লং টার্মের ব্যাপারটা নেগেটিভে থাকবে না পজিটিভে আসবে, এটা স্যার মানে বোঝা যাবে কি করে, মানে আস্তে আস্তে বুঝে যাবো আমরা? वो धीरे धीरे समझ में आएगा, और उसके लिए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना पड़ेगा, दैट इज फंडामेंटल एनालिसिस। म्यूट कर, किसी का अनम्यूट है, बहुत ज्यादा आवाज कर रहा है, कैड माइक्रोफोन ठीक करना सुमित, बहुत ज्यादा कैड कर रहा है तेरा माइक्रोफोन, ठीक है। सो एक और बेसिकली जो मैं बोल रहा था कि फंडामेंटल एनालिसिस करके तुम अगर कंपनी को एनालाइज करना सीख जाओगे ना, ये तो बस मैं फ्यूचर, और ये एक तरह का ट्रेडिंग टेक्निक है, ये जो मैं अभी फ्यूचर इक्विटी डेरिवेटिव सिखा रहा हूँ। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, रिसर्च बोलते हैं उसको, स्टॉक रिसर्च, ठीक है। जब तुम स्टॉक যেটা আপনি ওই টেকনিক্যাল দিয়ে যেটা বলছিলেন আপনি, যেটা टेक्निकल जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो भी आपको डे टू डे ट्रेडिंग सिखाएगा। और एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस ऑल्सो, जो आपको लॉन्ग टर्म मतलब शॉर्ट टर्म में ग्रोथ है कि नीचे जाएगा वो टेक्निकल एनालिसिस बताता है, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ रहेगा कि नीचे जाएगा वो फंडामेंटल एनालिसिस बताता है। और इक्विटी डेरिवेटिव से आपको क्या मिलेगा, आप किसी भी स्टॉक का फ्यूचर को कैसे ट्रेड करोगे, फ्यूचर ट्रेड के बारे में बताते हैं, ठीक है। इट्स अ टाइप ऑफ ट्रेडिंग टेक्निक, दिस इज कॉल्ड फ्यूचर ट्रेड। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा सर, धीरे धीरे पूरा समझ में आ जाएगा, थोड़ा समय तो दो बस। एक ही, हाँ बोलो।
তাহলে আন্ডারলাইনিংটা কি একটা কোম্পানির সাথে অন্য একটা কোম্পানির কম্পেয়ার করে যেটা আপ এন্ড ডাউন হয় না, একটা কোম্পানির আপ এন্ড ডাউন সিচুয়েশনটা গেস করাটাকে বোঝাচ্ছে। একই কোম্পানির আপ এন্ড ডাউন কে বোঝাচ্ছে। লাইক আইটিসি আলাদা, आईटीसी फ्यूचर আলাদা। पॉइंट टू बी नोटेड, नाम आईटीसी है बट एक आईटीसी का मतलब स्पॉट मार्केट है, मतलब ओरिजिनल मार्केट है, और एक उसका मतलब फ्यूचर मार्केट है। दिस इज अ प्रेजेंट मार्केट ऑफ आईटीसी इज अ वन स्टॉक, ठीक है, एंड फ्यूचर मार्केट ऑफ आईटीसी इज अनदर। मतलब गोल्डेर आजकेर प्राइस, गोल्ड प्राइस टुडे इज अंडरलाइन ऑफ गोल्ड प्राइस फ्यूचर। যে এক্সাম্পলটা আপনি দিয়েছিলেন জুড়ওয়া, মানে দুই ভাই খালি আইটিসি ফিউচার, যেটা আপনি বলছিলেন সিবলিংস, ट्विंस, दे आर ट्विंस, ठीक है, ये एक दूसरे को कॉपी करता है। अगर आईटीसी आज अच्छा करेगा तो फ्यूचर भी अच्छा करेगा, अगर आईटीसी का बिजनेस आज खराब होगा तो आईटीसी का फ्यूचर भी कल खराब होगा। इट्स लाइक जैसे आपकी लाइफ में देखो ना, आपका अंडरलाइन क्या हो, आप खुद ही हो, आपका फ्यूचर कैसे होगा। हाँ प्रियंका, सॉरी प्रिया, तू जस्ट एक चीज मतलब मुझे बता कि तेरा फ्यूचर, ठीक है, प्रिया फ्यूचर, ठीक है, तो प्रिया का फ्यूचर ग्रोथ है कि डाउन है, ये डिपेंड करता है प्रिया के आज के हरकत पे। यस और नो? यस सर। तो अंडरलाइन क्या हुआ, अंडरलाइन इज प्रियास प्रेजेंट। एज सिंपल एज इट इज। तू अगर आज कुछ अच्छा करेगा, अच्छा रिजल्ट करेगा, अच्छा पढ़ाई करेगा, तेरा फ्यूचर अच्छा होगा। लेकिन तू अगर आज बेकार पढ़ाई करेगा, पढ़ाई नहीं करेगा, बदमाशी करेगा, तो तेरा फ्यूचर डाउन होगा। सिमिलरली स्टॉक के Yes, लिए भी, sir. गोल्ड के लिए भी, हर केस के लिए। तो अंडरलाइन क्या है, समझ में आया? यस सर। किसी भी एसेट्स का अंदर का छुपा हुआ फीचर्स, ठीक है। जैसे आईटीसी का बिजनेस फ्यूचर में अच्छा होगा कि खराब होगा, ये अगर आपको समझ में आ जाए तो आप आईटीसी का फ्यूचर भी डिसाइड कर सकते हैं। गोल्ड का मार्केट कंडीशन अगर आप आज डिसाइड कर दो तो गोल्ड का फ्यूचर अच्छा होगा, मतलब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हेलो। यस স্যার। স্যার এখানে আরেকটা কনফিউশন রয়ে গেছে। বল বল। আইটিসি যেটা আছে এটা যদি অন্য কোম্পানির সাথে তুলনা করা হয়, আর আইটিসি যদি এখন দেখি, আইটিসি ঠিক আছে গ্রোথ হচ্ছে, পজিটিভ ভিউ আছে, যদি অন্য কোম্পানির সাথে কম্পেয়ার করি, এর কম্পিটিশন দুটো সেম লেভেলের, তখন তো প্রবলেম না। दैट इज डिफरेंट। वो जो तू बोल रहा है ना, वो कंपनी का कंपैरिजन जो होता है वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट पर्पस पे होता है। दैट इज डिफरेंट, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट पर्पस में होता है। तुम शेयर मार्केट बेसिक को कंप्लीट करो, ठीक है, फिर उसके साथ साथ तुम इसको करते जाओ, तुमको पहले बेसिक कंप्लीट करो, तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि ये कंपैरिजन कैसे होता है और कंपेयर करके जब इन्वेस्टमेंट होता है वो कैसे होता है। ओके प्रिया, ओके। सो बेसिकली मैं बार बार एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर बेसिक वीक है ना आप लोगों का, तो आप लोग एक बार बेसिक का क्लास करिए, ठीक है। मैं बहुत बार बोला था पहले भी, बेसिक मैं शेयर करूँगा बेसिक का क्लास, डोंट वरी। हाँ, बेसिक कंप्लीट कर लो, और उसके बाद जैसे मैं टेक्निकल और फंडामेंटल भी करवाऊंगा ना, अब भी धीरे धीरे वो सब भी कर लेना, तो आपको स्टॉक मार्केट का पूरा आइडिया तभी क्लियर होगा। ये बस एक पार्ट है जो मैं अभी बता रहा हूँ। स्टॉक मार्केट का 3-4 हिस्सा होता है, ठीक है, इसमें मैं एक पार्ट में भी बात कर रहा हूँ, दैट इज इक्विटी डेरिवेटिव। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है कि ये हो गया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मिमिक्स द अंडरलाइन। Second point is standardized contract. Again, going back to the example of ABC Jewelers and XYZ Gold Dealers, the agreement was to deal with 15 kgs of gold of certain purity. If both the parties mutually agreed, the agreement could have 14.5 kg or 15.25 kg, whatever they would think is convenient for them. However, in future contract, the parameters are standardized. They are not negotiable. मतलब आप समझ में आ रहे सर? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में नेगोशिएबल चल सकता है, बट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में नेगोशिएबल नहीं होता, ठीक है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में स्टैंडर्डाइज होता है कि भाई 15 केजी होगा, 5 स्टॉक होगा, 10 स्टॉक होगा, बट फॉरवर्ड में आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो म्यूचुअली, बट यहाँ पर ऐसा म्यूचुअल कॉन्सेप्ट आप काम नहीं करा सकते, ठीक है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में पैरामीटर जो होता है स्टैंडर्डाइज होता है, दैट आर नॉट नेगोशिएबल। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर ट्रेडेबल। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज इजीली ट्रेडेबल, मतलब मार्केट में इसका ट्रेड होता है, मतलब बाई सेल होता है। इफ आई गेट इनटू एन एग्रीमेंट विद एन काउंटर पार्टी अनलाइक ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, आई नीड नॉट ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट अंटिल द एंड। मतलब अगर आप बोलोगे कि मैं इसको पूरा कंप्लीट नहीं करूंगा तो आप छोड़ के जा सकते हो बीच में, आप कंप्लीट ना करके भी जा सकते हो,
ऑल्सो कॉल्ड द एक्सपायरी डेट। मतलब जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे, मैं आपको हर एक पॉइंट धीरे धीरे बताऊंगा। जैसे ये आईटीसी का फ्यूचर का एक्सपायरी कब है, देखो 3 एक्सपायरी चल रहा है, तो ये तीनों एक्सपायरी का मतलब भी आपको आगे आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। तो ये एक्सपायरी डेट में जब कंप्लीट होगा, जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा, तो जरूरी नहीं कि आप एक्सपायरी तक जाओ, उससे पहले भी आप कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के जा सकते हो। जैसे फॉरवर्ड में ये पॉसिबल नहीं था, बट ये फ्यूचर में पॉसिबल है। समझ में आया? ये फ्यूचर में पॉसिबल है कि आप बीच में छोड़ के जा सकते हो at any point in Okay, time. sir. If my view changes, I can transfer the contract to someone else and get out of the agreement. मैं किसी को भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर करके जा सकता हूँ, जो लेना चाहेगा, ठीक है। अब मार्केट है, मैं आपको क्या बोला, सुपर मार्केट है, किसी ना किसी का व्यू मिल जाता है, नहीं मिलेगा तो देरी होगा, बट मिलेगा जरूर, ठीक है। बट बहुत पॉपुलर कॉन्ट्रैक्ट में होता है, पॉपुलर कॉन्ट्रैक्ट में कोई ना कोई मिलेगा जो बीच में छोड़ के जा सकता हूँ, एक्सपायरी तक वेट करने का जरूरत नहीं है। that is only possible in future market. फॉरवर्ड मार्केट में संभव नहीं था। फ्यूचर मार्केट इज हाईली रेगुलेटेड। कौन रेगुलेट करता है? सेबी, रेगुलेटरी अथॉरिटी हाईली रेगुलेट फ्यूचर मार्केट, फॉर दैट मैटर द इंटर फाइनेंशियल डेरिवेटिव मार्केट, जिसके कारण आप लोग सेबी का ये एग्जाम देने के लिए पागल हो रहे हो, ठीक है। सेबी का ये एग्जाम देने के लिए आप लोग इसीलिए आप लोग पढ़ रहे हो सर, ताकि आप लोग सेबी का ये एग्जाम क्रैक करके मार्केट में मार्केटेबल जॉब कर पाओ, कंपनी को एनालिस्ट मिल जाए, ठीक है। तो बस पढ़ते रहिए। This means there is always someone overlooking the activities in the market and making sure things run smoothly. This is also default on a future agreement is hardly possible. Forward में ये possible नहीं है, future में हर चीज देखा जाता है। Future contracts are time bound. Yes sir, future contract time bound होते हैं। We will understand this point in detail bit later, but for now remember that all the future contract available to you have different time frames. In the example from previous chapter, ABC Jewelers had certain view on the gold, 3 months का perspective था। If ABC were to do a similar agreement in the future market, contract would be available to term in 1 month, 2 month and 3 month time frame. 1 महीना, 2 महीना and 3 महीना टाइम फ्रेम में रहता है। The time frame up to which contract last is called expiry of the contract. तो फिर ये जो एक्सपायरी डेट आपको दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली टाइम फ्रेम है, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, ऐसा टाइम फ्रेम में नॉर्मली पॉपुलर कॉन्ट्रैक्ट रहता है। कैसे काम करता है समझाऊंगा। कैश सेटलमेंट इज ऑल्सो देयर। मोस्ट ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर कैश सेटल्ड। हम लोगों ने फिजिकल सेटलमेंट भी बोला था, बट मैक्सिमम जो हमारे फ्यूचर मार्केट में होता है वो कैश सेटल। दिस मीन्स ओनली द कैश डिफरेंशियल इज पेड आउट, देयर इज नो वरी ऑफ मूविंग द फिजिकल एसेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब शेयर को एक दूसरे को ट्रांसफर करना जरूरी नहीं है, गोल्ड कमोडिटी को ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। द कैश सेटलमेंट इज ओवरसीन बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटी इंश्योरिंग टोटल ट्रांसपेरेंसी इन द कैश सेटलमेंट प्रोसेस। मतलब सेबी देख रहा है, गवर्नमेंट भी देख रहा है, तो पूरा का पूरा केस गवर्नमेंट के थ्रू से होता है। फॉरवर्ड और फ्यूचर का डिफरेंस देख के आज घर जाओ सर। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ओवर द काउंटर है, दैट मींस अनऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज में होता है, लाइक एनएससी बीएससी के थ्रू से होता है। कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कस्टमाइज, आप अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर सकते हो कि 15 केजी की जगह 14 केजी, एक शेयर के बदले 1.5 शेयर 2 शेयर कर सकते हो। बट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्डाइज होता है, जो एक्सचेंज बता देगा आपको उसी हिसाब से करना है। काउंटर पार्टी रिस्क बहुत ज्यादा होता है, ना भी मिल सकता है। यहाँ पर आपको काउंटर पार्टी रिस्क होने का चांसेस बहुत कम है, कोई ना कोई मिल जाएगा जो अपोजिट व्यू रखता है। ये रेगुलेटेड नहीं होता है, बट ये सेबी से रेगुलेटेड होता है। कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट ट्रांसफरेबल, यहाँ पर ट्रांसफरेबल हेंस इजीली ट्रेडेबल, इजीली ट्रांसफर कर सकते हो आप, किसी को भी बेच के निकल सकते हो बीच, मतलब एक्सपायरी से पहले। इसका एक ही टाइम फ्रेम होता है, इसमें मल्टीपल टाइम फ्रेम होता है। इसका फिजिकल कैश दोनों हो सकता है, यहाँ पर सिर्फ कैश सेटलमेंट होता है। सर फॉरवर्ड फ्यूचर का बेसिक डिफरेंस क्लियर हो गया? प्लीज टेल मी, फॉरवर्ड फ्यूचर का बेसिक डिफरेंस क्लियर हो गया? Yes, sir. नेक्स्ट क्लास हम लोग रखेंगे सर सैटरडे को। हाँ, नेक्स्ट वीक से मैं फाइनल कर दूंगा कब कब क्लास रहेगा। फ्राइडे में सैटरडे इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि फ्राइडे को एक्चुअली इसका एग्जाम है प्रिया का, इसलिए मैं सैटरडे रखूंगा, ठीक है, इस वीक के लिए। बट नेक्स्ट वीक से मैं डेट फाइनल कर दूंगा। 3 दिन हफ्ते में टेक्निकल चलेगा, मैं बता दे रहा हूँ, जो इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह सीखना चाहता है, और 3 दिन हफ्ते में फ्यूचर का क्लास चलेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वीक मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है, लॉट साइज, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, एक्सपायरी, ये सब कैसे काम करता है। अभी फ्यूचर में बहुत सारा चीज बताना है, ओके। आई होप कि आपको आज का क्लास समझ में आया। आज का क्लास का सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि फॉरवर्ड वर्सेस फ्यूचर,
हाँ सुमित बोल। আমাকে দাদা একটা জিনিস একটুখানি বলে দাও। কি? এই ম্যাটটা খুলে সোয়াপ বলে যে পয়েন্ট আছে এটা ঠিক আমি বুঝতে পারিনি। সোয়াপ আমি বলে দেবো পরে, আমি আচ্ছা বলবো ঠিক আস্তে আছে, আস্তে সবই বলে দেবো, 2-3 দিনের মধ্যে সবই বলে দেবো। ঠিক ঠিক আছে, আছে, ঠিক আছে, সোয়াপিং কি অনেকগুলো কথা বলতে হবে, একটা পয়েন্ট বলা মানে তো একটা পয়েন্ট নয়, একটা পয়েন্টের পেছনে আরো ঠিক অনেক আছে। পয়েন্ট থাকে। ঠিক আছে, এক সপ্তাহ পর দেখবি সব অটোমেটিক মাথায় ঢুকে গেছে। ठीक है सर, डोंट ঠিক वरी। আছে। ठीक है सर, मैं नोट शेयर कर दूंगा, आप लोग घर पे इसको रिवाइज करिएगा। ठीक है, और बेसिक्स के लिए मैं स्पेशली सोइकॉत एंड प्रिया को बोलूंगा आप लोग थोड़ा अपना बेसिक्स को रिवाइज कीजिए। ठीक है, मैं बेसिक्स का अब शेयर मार्केट का सारा क्लास शेयर करूंगा, और एडवांस लेवल में टेक्निकल और फंडामेंटल, ऐसे अभी तो मैं फंडामेंटल नहीं करूंगा, टेक्निकल स्टार्ट करूंगा, मतलब जिसमें डे टू डे ट्रेडिंग सिखा जाता है। ठीक है, कि मार्केट में जो शेयर अप एंड डाउन होता है ना, अप एंड डाउन सिखा जाता है, वो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अपकमिंग वीक से। ठीक है, ठीक है सर, टाटा। ठीक है, बाय सर। सर